So today is going to be our first class of branch accounts including foreign branch. इंस्टीट्यूट ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है अब, क्योंकि पहले नहीं हुआ करता था, अब तुम्हारे सिलेबस में फॉरेन ब्रांचेस भी आ गए हैं। तो क्या होता है ब्रांच अकाउंट, अब मेरे को सारे बच्चे बताएंगे इन द चैट बॉक्स। जैसे ही तुमने सुना यार भैया एक चैप्टर कराने वाले हैं आज जिसका नाम है ब्रांच अकाउंट्स, जिसका नाम है क्या, ब्रांच अकाउंट्स, तो बताओ तुम्हारे मन में ये शब्दों को देख के क्या भावना आई, फटाफट से बताओ। ब्रांच अकाउंट्स, ये नाम पढ़ के कौन से हार्मोन्स तुम्हारी बॉडी में दौड़े, बताओ बताओ फटाफट से बताओ। ब्रांच अकाउंट जैसे ही पढ़े क्या क्या चीजें मन में आने लगी, किस बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, ऐसी कौन सी वो है कंपनी है जिसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, ऐसी कौन सी कंपनी है जिसकी हम अकाउंटिंग कर सकते हैं ये चैप्टर पढ़ने के बाद। तुम्हारे मन में कुछ आया होगा ब्रांच सुन के, बैंक की ब्रांच याद आ गई, वेरी गुड। मुस्कान बोल रही है भैया मेरे को ना बैंक की ब्रांचेस याद आ गई, भैया मैं जहां जाऊं वहां एसबीआई की ब्रांच होती है, भैया मैं जहां जाऊं वहां पीएनबी की ब्रांच होती है, भैया मैं जहां जाऊं वहां आईसीआईसीआई की ब्रांच होती है। तो भैया बैंक की बहुत सारी ब्रांचेस होती है, तो मुझे ना बैंक की याद आ गई। और सारे बच्चों को बैंक याद आ रही है। खुशी बोल रही है मेरे को डिपार्टमेंट की याद आ रही है, देखो खुशी का अलग चल रहा है अभी, ठीक है ओके। शोभा बोल रही है मेरे को तो डोपामिन रिलीज हो रहा है। अरे डोपामिन क्यों रिलीज हो रहा है भाई, अकाउंट्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। बताओ फटाफट से बताओ, ब्रांच शब्द सुन के तुम्हारे मन में क्या बात है। हेड ऑफिस आता है, अच्छा ब्रांच शब्द सुन के कुछ लोगों को हेड ऑफिस की याद आती है, ठीक है। एचएम पान पैलेस की ब्रांच याद आ रही है हिमांशु को, एचएम पान पैलेस जो अपना फाउंडेशन में था यार, बिजनेस है वो तो करोड़ों का टर्नओवर है वो वाली, ठीक है। डोमिनोज की ब्रांचेस याद आ रही है, ओके। संतोष बोल रहे हैं मैं आ गया भैया, तो संतोष को मेरी याद आ रही है। तो ऐसे कई सारे बच्चों को देखो कई सारी चीजें याद आ रही है, केएफसी की ब्रांचेस, ठीक है। तो बच्चे जब सुन रहे हैं ब्रांच अकाउंट तो उनको समझ में आ रहा है कि डोमिनोज की ब्रांचेस होती है, बैंक की ब्रांचेस होती है, केएफसी की ब्रांचेस होती है, तो ये सब ब्रांचेस होती है। अब तुम लोग कभी सोचे हो यार, एक जो अब ये चीज तुम लोग मानोगे कि नहीं मानोगे, एक बंदा जो कंपनी का मालिक है, तो तुम बोल सकते हो सीईओ ऑफ द कंपनी, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बैठ के डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं, वो सब लोग कभी दुकान में नहीं दिखेंगे तुमको। कभी देखे हो क्या डोमिनोज में बैठ के सी लोग डिस्कशन कर रहे हैं, चलो तो देखे अपन कैसा पिज्जा बनाते हैं। या कभी तुम लोग देखे हो केएफसी की शॉप में बैठ के वहां के सी लोग देख रहे हैं, चल यार हम अपना क्रिस्पी फ्राइड चिकन टेस्ट करके देखते हैं ब्रांचेस में जाके कैसा लग रहा है। नहीं जी नहीं, ब्रांचेस में तो तुमको कभी दिखे ही नहीं होंगे वो, ठीक है। वो बंदे बैठते हैं हेड ऑफिस में, हेड ऑफिस ओके, मतलब हेड में जो ऑफिस है वो वाला ऑफिस, हेड ऑफिस बेटा, हेड ऑफिस जहां पर सारे कंपनी के इंपॉर्टेंट पर्सनल्स बैठते हैं और वहां पर बैठ के वो डिसीजन मेकिंग लेते हैं, ठीक है। वहां पर बैठ के डिसीजन मेकिंग लेते हैं। अब सोचो ना इतनी सारी ब्रांचेस हैं, इंडिया के भिन्न भिन्न जगहों में ब्रांचेस हैं, कई सारी फॉरेन ब्रांचेस भी हैं, ठीक है, जो कि हम लोगों को पढ़ना भी है ऑब्वियसली। तो इतनी सारी जो ब्रांचेस होती है ना, उसको एक बंदा कंट्रोल करता है, कौन, हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस कौन है बेटा, हेड ऑफिस कौन है बेटा, पापा। हेड ऑफिस कौन है, पापा हैं। और हेड ऑफिस के हैं बहुत सारे बच्चे, हेड ऑफिस के हैं बहुत सारे बच्चे, वो है उनकी ब्रांचेस, ब्रांचेस 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 ब्रांचेस। अच्छा ब्रांच नाम कहां से आया, समझते हो, पेड़ पेड़ पेड़, ठीक है, याद करने का इजी तरीका। पेड़ जो होता है उसमें भाई देखो बीच में ये देखो, ये ऐसा स्ट्रक्चर तुमको देखने को मिलता है, और फिर उसके बाद ये देखो उसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है, ये देखो। तो ये जो पेड़ होता है ना, पेड़, ठीक है, ये अपनी सारी ब्रांचेस को भाई संभालता है, अपनी सारी ब्रांचेस को संभालता है, ब्रांचेस में जो फल उगते हैं उसको संभालता है, ब्रांचेस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, सारी चीजें करता है। यहीं से भाई हम लोग जब पानी डालते हैं इसमें पेड़ों में, यहाँ पर सॉइल में, तो पानी यहीं से ऊपर जाता है और सारी ब्रांचेस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो वैसे ही ये होता है हमारा हेड ऑफिस, और ये हेड ऑफिस हमारी सारी ब्रांचेस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। कुछ इस प्रकार से तुम समझ सकते हो। तो हेड ऑफिस क्या होता है, हेड ऑफिस भाई जहां पर सारे इंपॉर्टेंट पर्सन किसी भी कंपनी के बैठते हैं और डिसीजन मेकिंग लेते हैं, क्या कर सकते हैं अपनी कंपनी के बारे में। हमारी कंपनी बहुत चल रही है, आजकल के टीनेजर्स बच्चे बहुत जंक फूड खा रहे हैं, तो और कौन सा जंक फूड वो पसंद कर रहे हैं खाना, हम और जंक फूड लेके आएंगे, हम और खिलाएंगे, ऐसा डिसीजन लोग लेते हैं, ठीक है। तो हेड ऑफिस और उसकी बहुत सारी ब्रांचेस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक हेड ऑफिस, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस। तुम लोग जानते हो क्या नाम है अपना, बड़े बड़े शहर है जैसे मुंबई है, या फिर बैंगलोर है, हैदराबाद है, ठीक है, ऐसे शहर, दिल्ली है, ऐसे शहरों में बहुत सारी कंपनियों के हेड ऑफिसेज होते हैं,
और वो हेड ऑफिसेस जो है वहीं से पूरा कंट्रोल किया जाता है। पूरे इंडिया भर के जितने ब्रांच है, पूरे इंडिया में उनकी जितनी शॉप्स है, उनकी जितनी दुकानें हैं, जितनी ब्रांचेस हैं, वो सब। अब तुम लोग बताओ क्या तुम लोग कभी डोमिनोज गए हो? फटाफट से बताओ, क्या तुम लोग कभी डोमिनोज गए हो? क्या कभी आपने डोमिनोज में पैर रखा है? या कभी आपने मैकडोनल्ड्स में पैर रखा है? या कभी आपने KFC में पैर रखा है? यस। तो अब जब तुम अगली बार जाओगे तो तुम अपने दोस्त को क्या बोलते हो? सुनो ना, जब तुम लोग जाते हो तुम लोग अपने दोस्त को क्या बोलते हो? तुम बोलते हो चल यार डोमिनोज जाएंगे, चल यार मैकडी जाएंगे, चल यार KFC जाएंगे। उसको ऐसा मत बोलना नेक्स्ट टाइम। तुम जब उसको लेके जाओगे अगली बार, या फिर तुम वहां पहुंचोगे, या फिर तुम वहां जाने का प्लान करोगे, तुम बोलना उसको चल यार डोमिनोज की अपने शहर की ब्रांच जाएंगे। तुम्हारी जो शहर है उसका नाम, जैसे मान लो मैं बिलासपुर में रहता हूं तो मैं बोलूंगा चल यार डोमिनोज की बिलासपुर ब्रांच जाएंगे, ऐसा। और अगर मान लो वहां पर भी अलग अलग मॉल्स है तो चल यार डोमिनोज की रामा मैग्नेटो वाली ब्रांच जाएंगे, चल यार डोमिनोज के अंबुजा मॉल वाली ब्रांच जाएंगे, चल यार डोमिनोज की 36 मॉल वाली ब्रांच जाएंगे, चल यार डोमिनोज की सिटी सेंटर वाली ब्रांच जाएंगे। और अगली बार जब आप डोमिनोज में बैठोगे ना तो डोमिनोज की दुकान मत देखना, ये मत सोचना अरे ये तो दुकान है, ये तो दुकान है, ऐसा नहीं सोचना। सोचना ये तो ब्रांच है। क्या सोचोगे? ये तो ब्रांच है, ये डोमिनोज की क्या है? ब्रांच है, ऐसा सोचना। ये मैकडी की ब्रांच है, ये KFC की ब्रांच है, ऐसा सोचना। दैट इज गोइंग टू बी ब्रांच। तो तुम लोग को बेसिक मतलब तो समझ में आया यार क्या होता है। पर तुम लोग को क्या लगता है? मेरे को चैट बॉक्स में बताना फटाफट से। अब अपन अकाउंटेंट वाली बातें करते हैं एक बार। तुमको क्या लगता है, क्या ब्रांच एक ही टाइप की होती होगी या ब्रांचेस के भी अलग अलग टाइप्स होते होंगे? फटाफट से बताओ, क्या लगता है तुम लोगों को कि ब्रांच एक ही टाइप की होती होगी या उसके भी बहुत सारे टाइप्स होते होंगे? फटाफट से बताओ, क्या तुमको लगता है ब्रांचेस के बहुत सारे टाइप्स होंगे? हाँ भैया, हमें लगता है ब्रांचेस के बहुत सारे टाइप्स होंगे। अब जैसे देखो, आज ही मैं बात कर रहा था अपने एक फ्रेंड के साथ में, तो उसका प्लानिंग है कि वो किसी का ब्रांच लेने वाला है, परचेस करने वाला है ब्रांच। तो मैं उससे पूछ रहा था क्या क्या ऑप्शन है, तो वही वो बोल रहा था कि यार ठेका कॉफी जो आजकल नया निकला है, पता है ना, शार्क टैंक वाला ठेका कॉफी, उसकी ब्रांच वो एक्सप्लोर कर रहा था। मैंने उसको बोला मिस्टर बीस बर्गर ले ले तो भाई उस मिस्टर बीस बर्गर का जो फ्रेंचाइजी है वो 5 लाख से 10 लाख डॉलर का है, ठीक है, समझ, 4-5 करोड़ रुपए तो यहीं लग जाएंगे। तो वो हो गया। फिर उसके बाद अपना ये हो गया, MBA चाय वाला होता है, चाय सुट्टा बार होता है, बहुत सारी फ्रेंचाइजी मॉडल्स पे आते हैं ना, ब्रांचेस मॉडल पे आते हैं। तो वही हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे। तो उसने मेरे को बताया कि यार तेको पता है, मतलब हमारे स्टेट में जो बिलासपुर में जो ठेका कॉफी की ब्रांच है वो पेरेंट ब्रांच है। पेरेंट ब्रांच है? पेरेंट ब्रांच मतलब क्या होता है? अब ये बात मेरे को नहीं पता थी ना, मैं एकदम फ्रैंकली एक्सेप्ट कर रहा हूँ भाई, जहां सीखने को मिल जाए सीख जाओ। मेरे को पेरेंट ब्रांच का मतलब ही नहीं पता था। मेरे को लगा था नॉर्मल अपन जाते हैं, बोलते हैं भैया ब्रांच चाहिए हमको, वो आते हैं सर्वे करते हैं कि यहाँ पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, और वहां पर लगा देते हैं ब्रांच। पर अब इसमें भी मेरे को ये नहीं पता था कि ब्रांच के ऐसे भी टाइप्स होते हैं, पेरेंट ब्रांच। तो मैं बोला पेरेंट ब्रांच मतलब क्या होता है? तो वो बोला अरे भाई पेरेंट ब्रांच का मतलब ये है कि इस स्टेट में उस बंदे को पूरा कोऑर्डिनेशन का वो दे दिया गया, राइट दे दिया गया। तो अब इस स्टेट के अंदर जिस भी शहर में ठेका कॉफी की ब्रांच खुलेगी, इस स्टेट में जिस भी शहर के अंदर ठेका कॉफी की ब्रांच खुलेगी उसको वो कोऑर्डिनेट करेगा। उसने पेरेंट ब्रांच खरीदी है। ओके, तो इसका मतलब पेरेंट ब्रांच एक ही को मिलती है? बोला हाँ, एक स्टेट में एक ही जन को पेरेंट ब्रांच मिलती है, क्योंकि पेरेंट ब्रांच ऑब्वियसली एक ही जन को मिल सकती है ना। बट अगर स्टेट बड़ा है, अगर स्टेट बहुत बड़ा है, वहां बहुत सारी जगहों पे स्कोप है, तो फिर वहां पर मल्टीपल पेरेंट ब्रांचेस हो सकती हैं। अब जैसे तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, इसका नाम तो सब सुने होगे, अमृतुल्य, सुने हो नाम? फटाफट से बताओ, अमृतुल्य, ये नाम कहाँ सुने हो? ये नाम जब तुम सुने तुम्हारे मन में क्या आया? तुम्हारे मन में क्या आया जैसे ही तुमने अमृतुल्य नाम सुना? बताओ। यस, कुछ बच्चे बोल रहे सुने, कुछ बच्चे बोले नहीं सुने हैं। तो ठीक है, जो बच्चे सुने हैं उनके मन में आया चाय, उनके मन में आया चाय। तो तुम्हें पता है अमृतुल्य एक बहुत फेमस फ्रेंचाइजी मॉडल है चाय के ब्रांड का, जो कि ओरिजिनेटेड है फ्रॉम महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होके अमृतुल्य जो चाय की फ्रेंचाइजी है भाई, ऑल ओवर, मतलब मैं तो जहां जा रहा हूँ वहां पर हर गली मोहल्ले में एक दुकान है अमृतुल्य की। वहां तुमको बेसिकली चाय मिलता है, वो लोग स्पेशल टाइप की चाय पत्ती यूज करते हैं अपने फ्लेवर्स को और बेटर बनाने के लिए। यस, महाराष्ट्र में नागपुर रीजन से ओरिजिनेटेड है। तो ये बेसिकली चाय का फ्रेंचाइजी मॉडल है और भयंकर दुकान है भाई इसकी, हर गली मोहल्ले में तुमको अमृतुल्य की दुकान मिल जाएगी। ठीक है, मतलब अगर तुम्हारे शहर में एक बार एंटर हो गए अमृतुल्य वाले, तो बता रहा हूं
1 साल के अंदर पूरे शहर में भाई 100 दुकानें खोल डालेंगे, इतने इतने स्पीड से एक्सपैंड करते हैं, तो इतने स्पीड से इनका चलता है, और शायद इनकी फ्रेंचाइजी बहुत सस्ती है इसीलिए अच्छा एक्सपैंड भी हो रहा है। तो बेसिकली इनका टारगेट है फॉर्च्यून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड वाला सीन होगा, तो वही चीज है। तो यहां पर भाई अमृतुल्य इतने स्पीड से खुलता है, अगर एक पेरेंट ब्रांच बना दूंगा तो इतने सारे लोग को कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, नहीं ना। तो हो सकता है मल्टीपल पेरेंट ब्रांच होते हो, तो ब्रांचेस के भी बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, सिंपल शब्दों में यही बोलना चाहता हूं। लेकिन अकाउंट्स के अंदर, अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रांच बोलता है कि मेरे टाइप्स कुछ इस प्रकार से हैं कि आपका जो ब्रांच है, पहले फटाफट से बताओ, पहले तो ज्योग्राफिकली कितने टाइप के ब्रांच हो सकते हैं, ज्योग्राफिकली कितने टाइप के ब्रांच हो सकते हैं, 2 भैया 2। हो सकता है वो ब्रांच इंडिया में हो और हो सकता है वो ब्रांच फॉरेन में हो, बस यही 2 हो सकता है ना, कि हो सकता है वो ब्रांच इंडिया में हो सकता है वो ब्रांच फॉरेन में हो। तो इंडिया वाली ब्रांच को मैं बोलता हूं बेटा इनलैंड ब्रांच, ठीक है। अभी तुम लोगों को कुछ लिखना विखना नहीं है ना, अभी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं। इंडिया वाली ब्रांच को क्या बोलते हैं, इनलैंड ब्रांच, जो हमारी जमीन में है, हमारी धरती में, हमारे प्यारे भारत में ये ब्रांच एग्जिस्ट करती है, इसीलिए बोलते हैं इनलैंड ब्रांच। ओके, फॉरेन ब्रांच का मतलब होता है भाई फॉरेन कंट्री में, तो फॉरेन ही बोलेंगे ना इसको, तो फॉरेन ब्रांच, ठीक है। मतलब जो इंडिया के बाहर है वो फॉरेन है, जो इंडिया के बाहर है वो फॉरेन है। अब समझना, इनलैंड ब्रांच में भी ब्रांच के टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि एक हो सकता है बेटा डिपेंडेंट ब्रांच, एक हो सकता है डिपेंडेंट ब्रांच, और एक हो सकता है इंडिपेंडेंट ब्रांच, ठीक है। तो देखो DENT, ओके, मेरे स्पेलिंग तुम लोग इग्नोर करना जब मैं फॉर्म में नहीं हूं, ठीक है। इंडिपेंडेंट ब्रांच, सुनो मेरी बात को, मेरे को फटाफट से बताओ, तुम्हारे शहर में बच्चों जो मैकडोनल्ड्स की ब्रांच है, फटाफट से जाओ और देख के आओ, क्या अभी जाए, हाँ अभी जाओ, अभी जाओ, गाड़ी निकालो, क्लास ईयरफोन लगाओ, क्लास सुनते सुनते जाओ और मैकडोनल्ड्स के सामने खड़े होके देखो उसको, देखो, प्यार से देखो, प्यार से, ऐसा मत देखना कि लोग सोचे कि क्या देखना चाह रहा है, कहीं ये कुछ चोरी वोरी तो नहीं करने हैं, ऐसा नहीं, प्यार से देखो उस ब्रांच को, एनालाइज करो, अकाउंटेंट बनो, ऑडिट करो, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, और समझने की कोशिश करो कि क्या ये मैकडोनल्ड्स की ब्रांच डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, फटाफट से बताओ, क्या आप लोगों को दिख रहा है, सारे बच्चे दिल से देखोगे ना तो दिख जाएगा, दिल नहीं है तुम्हारे पास तो मैं कुछ नहीं कर सकता, या मेरा दिल तो कोई और चुरा के लेके चला गया है, मैं क्या करूं, तो लेके आओ, उधारी लेके आओ उससे, बोलो उसको जाके, प्लीज मेरा दिल 5 मिनट के लिए दे दो वापस, मेरे को दिल से देखना है कि मैकडोनल्ड्स की ब्रांच डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, बताओ ना चैट बॉक्स में, तुमको क्या लगता है मैकडोनल्ड्स की ब्रांच को देख के, वो डिपेंडेंट है या वो इंडिपेंडेंट है, बताओ 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 बताओ। वो देखो मेरे को आंसर आ रहे हैं चैट बॉक्स में, डिपेंडेंट बोला जा रहा है, डिपेंडेंट ब्रांच, ओके आगे, डिपेंडेंट ब्रांच, सारे बच्चे बोल रहे हैं डिपेंडेंट ब्रांच है, ठीक है। अभी मेरे को आयुष से आंसर आ रहा है इंडिपेंडेंट ब्रांच है, ओके, इंडिपेंडेंट ब्रांच है, ठीक है। डिपेंडेंट, मोस्टली बच्चे डिपेंडेंट बोल रहे हैं, गौरव बोल रहा है एम्बिग्यूअस है, ठीक है, ओके। तो बच्चे बोल रहे भैया दिल कभी था ही नहीं बट इंडिपेंडेंट है, ओके। चलो तो सुनो मेरी बात को, सारे बच्चे बोल रहे हैं भैया क्या बात कर रहे हो आप हमको बताओ क्या कि डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, नहीं तो फिर हम कैसे बताएं, मैं बोला ना दिल से बताना था, तो सारे बच्चों ने दिल से आंसर दे दिया है, इसका मतलब मेरे सारे बच्चों के पास दिल है, ओके। तो देखो डिपेंडेंट ब्रांच एक ऐसी ब्रांच होती है जो हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंडेंट होती है, अच्छा किस चीज के लिए, सामान लेने के लिए, सामान लेने के लिए, बताओ ना, सबवे होता है ना, सबवे, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, तुमको क्या लगता है ये जो ब्रांचेज हैं, ये जो ब्रांचेज हैं वो हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंडेंट रहती है सामानों के लिए, सामानों के लिए, ठीक है, तो क्या वो डिपेंडेंट कहलाएगी, फटाफट से बताओ। अगर सबवे वाला बोलता है यार हेड ऑफिस मेरे को जब बन भेजेगा तब मैं बनाऊंगा, मैकडोनल्ड्स वाला बोलता है जब मेरे को हेड ऑफिस से सामान आएगा तब मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, डोमिनोज वाला बोलता है जब मेरे को हेड ऑफिस से सामान आएगा तब मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, बताओ बताओ। यस बच्चे बोल रहे हैं ओके, हाँ गुड्स के लिए, गुड्स के लिए, तो सोच के देखना, सोच के देखना, ब्रांच चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो,
सामान दोनों हेड ऑफिस से ही मंगाते हैं, सामान दोनों हेड ऑफिस। क्यों? क्योंकि डोमिनोज वाले अब किस चीज के लिए फेमस है कि तुम यहाँ डोमिनोज खाओ, तुम दिल्ली में बैठ के खाओ, मुंबई में बैठ के खाओ, तुमको जहां खाना है वहां खाओ, सेम टेस्ट आएगा। मैकडोनल्ड्स का सेम टेस्ट आएगा, सबवे का सेम टेस्ट आएगा, केएफसी का सेम टेस्ट आएगा। तो ये लोग अपने टेस्ट के लिए क्यों फेमस है? क्योंकि यार यहाँ पर हेड ऑफिस जो है कोऑर्डिनेट करती है, क्लाउड किचन सेटअप करते हैं इन लोग सेंट्रलाइज्ड, और हर जगह चाहे वो ब्रांच डिपेंडेंट हो चाहे वो ब्रांच इंडिपेंडेंट हो, सेम सामान जाता है, सेम चीज जाएगा, सेम बन जाएगा, सेम मसाले जाएंगे, सेम ऑरिगेनो जाएगा, सेम चिली फ्लेक्स जाएगा, सेम सॉस जाएगा, एवरीथिंग इज सेम। तो ये तो क्राइटेरिया नहीं हुआ, नहीं, ये तो क्राइटेरिया नहीं हुआ। तो क्राइटेरिया क्या है भैया? इतना देर सस्पेंस पे डाल दिए हो, अब बता दो। यस, डिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच होती है जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हेड ऑफिस मेंटेन करती है, और इंडिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच होती है जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो खुद मेंटेन करती है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अच्छा, तो ये है क्राइटेरिया कि एक ब्रांच डिपेंडेंट तब कहलाएगी जब उसको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने नहीं आता। समझ रहे हो? एक ब्रांच डिपेंडेंट कब कहलाएगी? जब वो बोलेगी नहीं 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 नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी बुक्स ऑफ अकाउंट, आप ही बनाओ। हेड ऑफिस को बोलेगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेरे से नहीं हो पाएगा, कृपया आप ही बनाइए। मेरे से बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं हो पाएगा, आप बनाओ मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो एक ऐसी ब्रांच जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो खुद मेंटेन नहीं करती है बल्कि हेड ऑफिस मेंटेन करती है, तो उसको बोलते हैं डिपेंडेंट ब्रांच, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट ब्रांच। और इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब होता है एक ऐसी ब्रांच जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट वो स्वयं मेंटेन करती, बोलती है अरे मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं मैच्योर इनफ हूँ, मैं भाई अपना पूरा अकाउंट्स का डिपार्टमेंट खुद संभाल सकती हूँ, मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद बनाऊंगी, मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद बनाऊंगी। तो वो होती है कौन सी ब्रांच? इंडिपेंडेंट ब्रांच। कौन सी ब्रांच होती है वो? इंडिपेंडेंट ब्रांच। तो क्या है क्राइटेरिया बच्चों? क्या है क्राइटेरिया बच्चों? कि अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप खुद बना रहे हो आप इंडिपेंडेंट हो, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद नहीं बना रहे हो डिपेंडेंट हो। एज सिंपल एज दैट। बताओ, ये तो ऐसे ही हो गया ना कि अगर आप अपना पैसा खुद, अपने खर्चे आप खुद कर लेते हो, अगर आप अपने खर्चे खुद कर लेते हो, रहना खाना पीना सब खर्चे अगर आप खुद कर लेते हो, आप इंडिपेंडेंट हो। अगर आपके खर्चे आपके मम्मी पापा उठा रहे हैं अभी भी अगर आपके खर्चे आपके मम्मी पापा के थ्रू होते हैं तो आप डिपेंडेंट हो। तो वैसे ही हो गया यहाँ पर कि अगर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद नहीं बना पाते हो, हेड ऑफिस से बनवाते हो, तो आप डिपेंडेंट हो। अगर आप खुद बना लेते हो तो आप इंडिपेंडेंट हो। दिस इज गोइंग टू बी द क्राइटेरिया फॉर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। ये तुम्हारा बायफॉर्गेशन चल रहा है ना अभी भी। अब इंडिपेंडेंट में तो कुछ नहीं, बट डिपेंडेंट में भी भाई तुम्हारे पास मल्टीपल केसेस होंगे यहाँ पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि तुम लोगों को एक डेटर्स मेथड, एक स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, एक फाइनल अकाउंट्स मेथड और एक होलसेल ब्रांच मेथड, ये सब चीजें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर पे बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो तीनों मेथड है इसके अंदर से तुम्हारे आंसर सेम आते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, दिस इज अ सेपरेट टॉपिक। ठीक है, पर यहाँ पर तुमको 3 अलग अलग मेथड देखने को मिलते हैं जिससे तुम लोग आंसर निकाल सकते हो। आंसर करना क्या है चैप्टर में अभी हमको कुछ नहीं पता, अभी हम लोग पढ़े ही क्या है, अभी तक तो हम लोग मीनिंग ही पढ़ रहे हैं ब्रांच का। ठीक है, पर उसके बाद आगे चल के तुम लोगों को ये सारी बाइफॉर्गेशंस देखने को मिलेगी ब्रांच चैप्टर के अंदर पे। तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो ये नोट्स तुम लोग के हैं, बट मैं तुम लोग को बता दूं ये जो नोट्स है तुम्हारे सामने जो दिख रहे हैं ये तुम लोगों को कॉपी में लिखने हैं सारे। मतलब तुम लोगों को ये मैं प्रोवाइड करूंगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये तुमको नहीं मिलेगा, ये तुमको सारे जो मैं नोट्स क्लास में लिखूंगा, ठीक है, जो भी मैं गुदागदी करूंगा ये सब चीजें तुम लोगों को ड्राइव में मिल जाएंगी, चाहे वो मैं लिख रहा हूँ चाहे वो एनोट कर रहा हूँ किसी नोट्स को, कोई भी चीज हो, बट तुम लोगों को कॉपी में लिखना है जो भी चीजें मैं तुमको बोलूंगा। ठीक है, ये सब चीजें भी मैंने टाइप की है यार, ठीक है, मैं लिखा नहीं हूं पर मैंने टाइप किया है सारा का सारा। ठीक है, तो मेहनत मेरे को इतनी लगी है, वो मेहनत तुमको भी करनी है। और ये एकदम भाई ऐसा नहीं है कोई बुक के एक्सट्रैक्ट उठा के रख दिया तुम्हारे सामने, ये भाई क्रिस्प नोट्स है जो तुम्हारे कॉपी में होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि तुम लोग पहले मीनिंग पढ़ सकते हो, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांच। देखो, अ ब्रांच कैन बी डिस्क्राइब्ड ओके एज एन एस्टेब्लिशमेंट कैरिंग ऑन either the same or substantially the same activity as that carried on by the head office of the company। तो बोल रहा है ब्रांच एक ऐसी जगह होती है जो कि हेड ऑफिस जो काम कर रहा है वही काम कर रही होती है। क्या कर रही है? वो भी बर्गर भेज रहे हैं, हम भी बर्गर बेच रहे हैं, वो भी पिज्जा बेच रहे हैं, हम भी पिज्जा बेच रहे हैं, तो वही काम कर रहे हैं जो हेड ऑफिस कर रहा है। ठीक है, इट मस्ट ऑल्सो बी नोटेड दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ ब्रांच मीन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ हेड ऑफिस फॉर देयर
फॉर देयर कैन बी नो ब्रांच विदाउट अ हेड ऑफिस द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। क्या बोल रहे हैं कि ब्रांच का कॉन्सेप्ट ही राइज नहीं होगा भाई साहब जब तक हेड ऑफिस नहीं आएगा। तो देयर शुड ऑलवेज बी अ हेड ऑफिस, एक हेड ऑफिस होना चाहिए, फिर उसके अंडर में बहुत सारे ब्रांचेस होंगे। अगर हेड ऑफिस ही नहीं है, हटाओ, ब्रांच का कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा? अगर हेड ऑफिस ही नहीं होगा तो ब्रांच का कॉन्सेप्ट किधर से आएगा गुरु? ये बात हो गई। अब देखो फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, देखो यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है, हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्रांच के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, बहुत सारे एन नंबर ऑफ टाइप हो सकते हैं, सब अपना अपना टाइप बनाओ जो जो टाइप बनाना है, बट हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट अकाउंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ब्रांचेस में बी क्लासिफाइड एज फॉलोस, देखो इनलैंड ब्रांच, फॉरेन ब्रांच, ओके, दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। और इनलैंड ब्रांच भी दो टाइप के हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट ब्रांच और डिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच फॉर विच होल अकाउंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट एट हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस बनाएगा इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या करेगी? अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद मेंटेन करेगी। ये देखो तुम लोग यहाँ बायफॉर्गेशन दिखेगा चैप्टर ओवरव्यू में, इनलैंड और फॉरेन ब्रांच। इनलैंड के अंदर दो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट टाइप के होते हैं, इसके अंदर फिर कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस, होलसेल प्राइस, इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। फिर अलग अलग मेथड्स होते हैं इनको सॉल्व करने के। और फॉरेन ब्रांच के अंदर भी तुमको इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस दो टाइप देखने को मिलेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस ऑल इन आफ्टर सम टाइम, ओके। तो यहाँ पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब सुनो, अब ठीक है, ये सब नोट्स तुम लोगों को लिखना है, ये सब नोट्स तुम लोगों को कॉपी में लिखना है, ठीक है। अभी नहीं लिखना है, आराम से बैठ के तुम लोग घर में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जब मैं तुम लोग को बोलूंगा क्लास में लिखो, तब तुमको क्लास में लिखना होता है। हम लोगों का चैप्टर का सीक्वेंस कैसा होने वाला है मैं आप लोग को पहले बता देता हूँ। हम लोग सबसे पहले सीखने वाले हैं, अब वैसे तो मोस्टली टीचर्स, मोस्टली मतलब मोस्टली टीचर्स आपको पहले डिपेंडेंट ब्रांच पढ़ाते हैं, क्योंकि डिपेंडेंट ब्रांच लोगों को ऐसा लगता है ईजी है, ठीक है, कि पहले पढ़ाना ईजी है। मैं थोड़ा सा उल्टा चलता हूँ, मैं पहले आप लोग को इंडिपेंडेंट ब्रांच पढ़ाऊंगा। इंडिपेंडेंट ब्रांच पढ़ाने का मेरा रीजन बड़ा क्लियर है कि इंडिपेंडेंट ब्रांच अगर तुम पढ़ लिए, ठीक है, अगर तुम उसको समझ गए, तो तुमको डिपेंडेंट ब्रांच मजाक लगने लग जाएगा। तुमको डिपेंडेंट ब्रांच में मेरे को एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी अगर तुम इंडिपेंडेंट समझ गए तो इंडिपेंडेंट में बहुत मेहनत, फिर डिपेंडेंट में कम मेहनत वाला हो जाता है। अगर डिपेंडेंट पहले पढ़ते हैं तो डिपेंडेंट में भी बहुत मेहनत, इंडिपेंडेंट में भी बहुत मेहनत हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग पहले इंडिपेंडेंट ब्रांचेस पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस थिंग, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस, ऐसी ब्रांचेस जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद मेंटेन करती है। यहां पर तुमको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल जर्नल एंट्रीज पास करना है। नॉर्मल जर्नल एंट्रीज जो अपनी होती है ना, वही बस पास करना है, टॉपिक खत्म हो जाएगा, इतना, ठीक है। इंडिपेंडेंट ब्रांच हो गया मतलब समझ जाना चैप्टर का 60-70% पोर्शन हो जाएगा इंडिपेंडेंट ब्रांच के साथ में, ठीक है। इसी के बड़े क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब तुम लोग समझ गए हो, एक ऐसी ब्रांच जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद मेंटेन करती है। बट अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या बोलता है ये, देखो देखो देखो। व्हेन द साइज ऑफ बिजनेस इज बिग, ओके, बड़ा बिजनेस है, ठीक है, इट इज डिजायरेबल दैट द ब्रांच मेंटेन कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो यहां पर ये डिजायर्ड है कि ब्रांच को बोला जाए कि यार प्लीज अपने जो सारे ट्रांजैक्शन उनका कंप्लीट रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करो, ठीक है। दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट ब्रांचेस, ठीक है, एंड ईच इंडिपेंडेंट ब्रांच मेंटेन कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट्स बुक फॉर रिकॉर्डिंग देयर ट्रांजैक्शंस। Therefore, each branch can prepare a separate trial balance. The head office maintain one ledger account for each such branch, wherein all the transactions between the head office and the branch are recorded. तो भाई ब्रांच अपने सारे ट्रांजेक्शन्स खुद रिकॉर्ड करेगी, ट्रायल बैलेंस भी बनाएगी, फाइनल अकाउंट्स भी बनाएगी, सारी चीजें बनाएगी। साइलेंट फीचर्स ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांच आर एज फॉलोज। तो सबसे पहले आप लोग को एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोग ना मैकडोनल्ड्स के शेयर होल्डर्स, ओके, ठीक है, हम मान लेते हैं हम मैकडोनल्ड्स के शेयर होल्डर्स हैं। अब यहां पर क्या होता है, मैकडोनल्ड्स के शेयर होल्डर्स हो तो आप इंटरेस्टेड होते हो मैकडोनल्ड्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करने के लिए, ठीक है, क्योंकि आप इन्वेस्टर हो यार, आपको फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पढ़ने हैं, आपको देखना है कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितने डेट्स हैं, कितनी इक्विटी है, कितना इक्विटी डाइल्यूट हो रहा है, क्या चीजें चल रही कंपनी में, फाइनेंशियल्स देख के समझने की कोशिश करता हूं। अब सोचो मैकडोनल्ड्स की कितनी ब्रांच होगी इंडिया में, बताओ कितनी ब्रांच होगी मैकडोनल्ड्स की इंडिया में, बताओ 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 बताओ। मैकडोनल्ड्स की कितनी ब्रांचेस होगी तुम्हारे हिसाब से इंडिया में? बहुत सारी।
अच्छा मोर देन 2, वाह 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 वाह, 2 ब्रांच बोल रहे हैं। बहुत सारी ब्रांच होगी, 1500 2000 जितनी भी बोल लो, पर बहुत सारी ब्रांच होगी मैकडोनल्ड्स की इंडिया में। इंडिया में मैकडोनल्ड्स की बहुत सारी ब्रांचेस होंगी, ठीक है। ओके ठीक है, तो अब सोच के देखो, अभी के लिए एज्यूम कर लेते हैं, अभी के लिए एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से 2000 ब्रांचेस होंगी, 2000 आउटलेट्स होंगे, ठीक है। 2000 आउटलेट्स होंगे, अभी के लिए जितना भी हो, 1 लाख भी हो, हमको नहीं पता, हम 2000 ब्रांचेस एज्यूम कर लेते हैं। अब तुम शेयर होल्डर्स हो और मैं बोल रहा हूं कि हर ब्रांच इंडिपेंडेंट ब्रांच है, हर ब्रांच इंडिपेंडेंट ब्रांच है। तो अब सोच के देखो, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि भाई मेरी 2000 ब्रांचेस हैं और एक हेड ऑफिस है, यानी कि 2001 बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगी, जिसमें 2001 ट्रेडिंग अकाउंट होंगे, 2001 पीएनएल अकाउंट होंगे, 2001 बैलेंस शीट होंगे। आप शेयर होल्डर हो, आपको भाई कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखनी है। ऐसा थोड़ी हेड ऑफिस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ब्रांच सब लॉस में, ऐसा थोड़ी होता है। आपको कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखना है, ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही तुम्हारी भाई जो इक्विटी की पोजीशन है वो डिसाइड होती है। तो अब सोच के देखो, क्या आपको मजा आएगा ये जान के कि आपको 2001 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हाथ में देके जाऊंगा, मैं बोलूंगा लो जी पढ़ लो, आप इन्वेस्टर हो ना, लो जी पढ़ लो आराम से बैठ के। पढ़ पाओगे? बताओ, इज इट रियलिस्टिक? टेल मी गाइस, इज इट रियलिस्टिक कि तुमको 2001 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी जाए एज अ इन्वेस्टर, आपको उसको रीड करना है बैठ के और फिर डिसाइड करना है कि मेरी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू होगी नहीं? नो, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इस वजह से एक प्रॉब्लम आती है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के केसेस। क्या? इंडिपेंडेंट ब्रांचेस अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो खुद मेंटेन कर ले रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम यहां पर है कि इन्वेस्टर्स को क्या दोगे, इन्वेस्टर को क्या प्रेजेंट करोगे? तो इन्वेस्टर को प्रेजेंट करने के लिए आपको इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के जो भी फाइनेंशियल्स होते हैं उनको हेड ऑफिस के साथ में कंसोलिडेट करना पड़ता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? इंडिपेंडेंट ब्रांचेस की फाइनल अकाउंट्स, हेड ऑफिस की फाइनल अकाउंट्स, दोनों को कंसोलिडेट करना पड़ता है और वही कंसोलिडेशन हम लोग सीखेंगे, ठीक है। हेलो वंश, हेलो हेलो, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहे हैं यहां पर, ब्रांच मेंटेन कर रहा है इंटायर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर द डबल एंट्री सिस्टम। ऑब्वियसली डबल एंट्री सिस्टम ही तो फॉलो करते हैं हम लोग आजकल। ब्रांच ओपन करेगा हेड ऑफिस अकाउंट्स अपनी बुक्स में टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच, और हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट बनाएगा। तो सिंपल है, हेड ऑफिस एक ब्रांच का अकाउंट बनाएगा, ब्रांच एक हेड ऑफिस का अकाउंट बनाएगा। दोनों आपस में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे रिकॉर्ड करते रहेंगे, ठीक है। दोनों आपस में ट्रांजैक्शंस इंडिविजुअल लेवल पे रिकॉर्ड करते रहेंगे अपने अपने अकाउंट्स में। ब्रांच प्रिपेयर करेगा ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, सेंड करेगा कॉपी ऑफ दिस स्टेटमेंट टू हेड ऑफिस फॉर इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन करवाने के लिए, कंसोलिडेशन कराने के लिए। तो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस अपनी फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट करेंगी, ठीक है, और उसको भेजेंगी हेड ऑफिस के पास। हेड ऑफिस उसको कंसोलिडेट करेगी और फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएगी शेयर होल्डर्स के पास, ठीक है। आफ्टर रिसीविंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम अ ब्रांच, हेड ऑफिस रिकंसाइल करेगा टू ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक्स एंड हेड ऑफिस अकाउंट इन द ब्रांच बुक्स। हेड ऑफिस पास करेगा नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू इनकॉर्पोरेट बैलेंस ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन इस बुक, हेड ऑफिस अकाउंट इन द ब्रांच बुक्स एंड ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक्स मेंटेन रिस्पेक्टिवली। क्या बोल रहा है बताता हूँ थोड़ी देर में। सिंपल शब्दों में तुम लोग को क्या लगता है, काम इतना आसान है क्या कि ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच का ट्रायल बैलेंस मेरे पास आया, इंडिपेंडेंट ब्रांच का ट्रायल बैलेंस मेरे पास आया, मैंने उसको हेड ऑफिस के बैलेंस में प्लस किया। मान लो टैली ओपन किया, सॉरी एक्सेल ओपन किया, एक्सेल में सारे बैलेंसेस लिखा इंपोर्ट करके, प्लस का फॉर्मूला लगाया और पूरा पूरा प्लस करके कंसोलिडेशन खत्म। क्या लगता है तुमको, क्या ये इतना आसान है? बताओ, क्या ये इतना आसान है? फटाफट से बताओ। बिल्कुल नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। दिस इज नॉट गोइंग टू बी सो इजी, दिस इज नॉट गोइंग टू बी सो इजी। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या क्या परेशानियां आएंगी? परेशानियां आएंगी कुछ इस प्रकार से। पहला कि बताओ, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। जैसे मान लो तुम लोग दो फ्रेंड्स हो, तुम लोग दो फ्रेंड हो, मान लो एक है रमेश और एक है सुरेश। ये लोग दोनों आपस में एक दूसरे से लॉट्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स करते हैं। क्या करते हैं? लॉट्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स। अब यार दोस्ती यारी में ट्रांजेक्शन्स तो चलता है, दोस्ती यारी में ट्रांजेक्शन्स तो चलते हैं।
भाई देना थोड़ा पैसा, 100 रुपये उधार ही देना। भाई मूवी जाना है, थोड़ा टिकट बुक करा देना, मेरा यूपीआई नहीं चल रहा है। भाई सुनना, ट्रेन का टिकट बुक कर देना, मेरा पेमेंट नहीं हो रहा है। भाई थोड़ा कैश देना, कैश नहीं मेरे पास, तेरे को ऑनलाइन देता हूँ बाद में। तो ऐसे करके बहुत सारे ट्रांजेक्शन इन लोग के बीच में होते रहते हैं। अब मेरे को बताओ, दोनों भाई अकाउंट्स बैकग्राउंड के बंदे, दोनों अकाउंट्स बैकग्राउंड के बंदे, दोनों। रमेश अपनी बुक्स में भाई सुरेश का लेजर मेंटेन करता है, सुरेश अकाउंट, और सुरेश अपनी बुक्स में रमेश का लेजर मेंटेन करता है। ठीक है, तो अब मेरे को एक बात बताओ, जब दोनों आपस में अपनी अपनी बुक्स में एक दूसरे के सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ईयर एंड में 31 मार्च में दोनों की बुक्स में बैलेंस जो होना चाहिए, दोनों का बैलेंस, रमेश की बुक में सुरेश का बैलेंस, सुरेश की बुक में रमेश का बैलेंस सेम आना चाहिए कि नहीं? बताओ 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 बताओ। आयुष बोल रहा है ये सब बैड डेट है भैया, ये सब बैड डेट है, ये सब बातें मत करो हमसे, ये सब बातें हमसे मत करो, सारे बैड डेट से। यस, सारे बच्चे बोल रहे हैं ऑब्वियसली सेम आना चाहिए। दोनों एक दूसरे की बुक्स में सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की बुक में सारे के सारे ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो लास्ट में बैलेंस आना चाहिए भाई सब सेम, लास्ट में बैलेंस सेम आना चाहिए। बट अगर नहीं आया तो क्या करोगे? बताओ बताओ। अगर मान लो बैलेंस सेम आना चाहिए, एकदम सही बात है, बट अगर नहीं आया तो क्या करोगे ये बताओ? अगर बैलेंस सेम नहीं आया तो क्या करोगे बताओ? तो गोलियां चलेगी। वंश बोल रहा है तब तो भैया पूरी गैंग साड़ी कर दी फलाए, है ना? यस, रिया बोल रही भैया रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। यस डेफिनेटली, हम लोग क्या करेंगे? रिकंसिलिएशन करेंगे। याद है वो बचपन की यादें, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया करते थे, याद है वो दिन? खेलते थे हम संग विद प्लस और माइनस। तो हम लोग क्या करते थे यार, वैसे तो कैशबुक के बैंक कॉलम का और पासबुक का जो बैलेंस है वो ईयर एंड में सेम आना चाहिए, वैसे तो सेम आना चाहिए, बट आता नहीं था, सेम आता नहीं था। तो हम लोग क्या करते थे? हम लोग रिकंसिलिएशन करते थे, हम लोग रिकंसिलिएशन करते थे। तो वैसे ही यहां पर भी बैलेंस सेम आना चाहिए था, बट अगर नहीं आएगा तो डिफरेंस का रीजन निकालेंगे और रिकंसिलिएशन करेंगे। तो बस पहला काम हमारा यही होने वाला है कि जब हम लोगों को इंडिपेंडेंट ब्रांच का ट्रायल बैलेंस रिसीव होगा और फाइनेंशियल रिसीव होंगे हेड ऑफिस को, तो हेड ऑफिस सबसे पहले चेक करेगी कि मेरी बुक्स में ब्रांच का बैलेंस, हेड ऑफिस बोल रही है कि मेरी बुक में ब्रांच का बैलेंस और ब्रांच की बुक में मेरा बैलेंस सेम आना चाहिए। हाँ, क्योंकि दोनों अपनी अपनी बुक्स में एक दूसरे के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हैं, हेड ऑफिस ब्रांच का और ब्रांच हेड ऑफिस के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हैं, तो बैलेंस तो सेम आना चाहिए। बट अगर नहीं आया तो तब फिर रिकंसिलिएशन करेंगे। ठीक है, तब फिर रिकंसिलिएशन करेंगे। ओके, अब जब रिकंसिलिएशन हो जाएगा उसके बाद क्या है? देखो देखो स्टेप्स मैं तुम लोगों को बताता हूँ। ये देखो, इनकॉर्पोरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स को इनकॉर्पोरेट करना है, फाइनल अकाउंट्स को इनकॉर्पोरेट करना है। तो पहला स्टेप है रिकंसिलिएशन ऑफ ब्रांच एंड हेड ऑफिस बैलेंस इन ईच अदर्स बुक। ठीक है, जनरली रिकंसिलिएशन इज डन फॉर गुड इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट। तो अब सुनो, जनरली प्रॉब्लम कहां पर आती है? जनरली प्रॉब्लम कहां पर आती है? ठीक है, अब बताओ, जितने भी ट्रांजेक्शन हम लोग यार एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, तो जैसे ही हम लोगों को पता चलता है ना कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, जैसे ही एज सून एज वी केम टू नो कि कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, कि कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, हम लोग तुरंत रिकॉर्ड करते हैं उसको, तुरंत रिकॉर्ड करते हैं। तो जनरली हम लोग से एंट्रियां छूटती नहीं है। बट व्हाट इफ ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं? तब तो एंट्री छूटेगी ना, तब तो एंट्री छूटेगी ना। व्हाट इफ ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं, तब तो एंट्री छूटने का स्कोप है। तो किस टाइप के ट्रांजेक्शन छूट जाते हैं? ठीक है, शीशा हो या दिल हो आखिर छूट जाता है। क्या छूट जाता है? तो याद करो बीआरएस में क्या छूट जाता था कि हम तो चेक इशू कर देते थे सामने वाले को, सामने वाला बैंक ही नहीं गया। तो भाई जब ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं बैंक में, जब चेक बैंक में पहुंचा ही नहीं, तो बैंक का बैलेंस कम कैसे होगा? ठीक है, तो ऐसे टाइप की चीजें हो जाती थी ना, वैसे यहां पर भी होंगी। क्या चीजें होंगी? ये देखो, ये है भाई हमारा हेड ऑफिस, हेड ऑफिस, और ये हमारा ब्रांच, ब्रांच। अब सुनो, हो सकता है कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को कुछ गुड्स भेजे, हो सकता है कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को कुछ गुड्स भेजे, पर ये गुड्स अभी तक ब्रांच के पास पहुंचे ही नहीं है और साल खत्म हो गया। ओ ऐसा, हाँ जी हाँ, कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा भाई कुछ गुड्स,
पर ये गुड्स ब्रांच पहुंचने के पहले 31 मार्च आ गया। तो बेसिकली हेड ऑफिस ने तो अपने बुक्स में लिख दिया है, हेड ऑफिस ने अपने बुक्स में लिख दिया कि मैंने गुड्स भेज दिए ब्रांच को, मैंने गुड्स भेज दिए ब्रांच को, पर ब्रांच को तो मिले ही नहीं ना अभी तक। तो इस वजह से डिफरेंस आ रहा होगा, क्योंकि हेड ऑफिस ने तो लिख दिया मैं भेज दिया हूं, पर ब्रांच को तो अभी मिले ही नहीं, अभी तो रास्ते में है, अभी तो रास्ते में है। तो ये पहला रीजन हुआ। एक और रीजन क्या हो सकता है, मान लो ब्रांच हेड ऑफिस को कैश रेमिटेंस भेजी है, कैश रेमिटेंस मतलब जो सेल्स की है वो पैसा भेज रही है, ठीक है, सेल्स करती है ब्रांच तो पैसा हेड ऑफिस के पास भेज देती है। आखिरकार तुम जितना कमाओगे मम्मी पापा को दे दोगे ना, लो भाई आपके हवाले, अब आप हमारे ऊपर खर्चा करना, ठीक है, ये आपको रखो, हमारी सैलरी आपकी है। तो वैसे ही ब्रांच बोलती है कि मेरा जितना भी कमाई है वो हेड ऑफिस का है, तो लो जी हेड ऑफिस वाले भैया रखो अपना पैसा अपने पास। तो ये जो पैसा भेजा गया है, हो सकता है मैं पैसा भेजा, तुम लोग बोलोगे भैया ये सब बातें हमसे मत करो, एनईएफटी आईएमपीएस करते तुरंत पैसा चले जाता है। मैं बोल रहा हूँ लेट्स से अपन कैश भेज रहे हैं, लेट्स से, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन में कैश ही भेजा जाएगा, तो हम लोग मनी ऑर्डर किए हैं, तो मनी ऑर्डर जाने में टाइम लगता है, चिट्ठी से जाता है मनी ऑर्डर। तो मैंने कैश भेजा, और कैश भेजा जैसी साल खत्म हो गया, तो ब्रांच बोल रही है कि मैंने कैश भेज दिया है और अपनी बुक्स में रिकॉर्ड भी कर लिया है, बट हेड ऑफिस बोल रही है अभी तक रिसीव ही नहीं हुआ है। तो इस वजह से तो वही बोला जा रहा है कि देखो जनरली रिकंसिलिएशन करना पड़ सकता है फॉर गुड्स इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट। तो जनरली आपको इस वजह से रिकंसिलिएशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? बोलो बोलो बोलो। यस, ओके। अब देखो ये हुआ फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप देखो, प्रिपेयर करो फाइनल अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच एंड क्लोजिंग स्टॉक दैट मे बी मिसिंग, फॉर दैट प्रिपेयर करो स्टॉक अकाउंट एट कॉस्ट एट ब्रांच मैनेजर। तो बोल रहा है कि अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, प्रिपेयर करना है फाइनल अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच। फाइनल अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच, फाइनल अकाउंट्स में क्या होता है, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये वही सिंपल है, ये वही सिंपल जो अपन पढ़े ना, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट वो बनाना है, ठीक है। और अगर क्लोजिंग स्टॉक दैट मे बी मिसिंग, अगर क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग हुआ तो फॉर दैट प्रिपेयर करना स्टॉक अकाउंट। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग हुआ तब फिर आपको स्टॉक अकाउंट बनाना है। अभी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी, 4-5 क्वेश्चन करने के बाद में आपको ऐसा लगेगा ओ इतना इजी था क्या, ओ इतना इजी था क्या, ऐसा फील आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो वही स्टॉक अकाउंट आपको नॉर्मल जैसे बनाते हो वैसे ही बनाना है, आपका ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। इसके अलावा जो आपको गुड्स रिसीव होंगे हेड ऑफिस से, अब जनरली हम लोग परचेजेस लिखते थे यहाँ पर, तो अभी तो परचेज नहीं कर रहे हैं ना, अभी तो हेड ऑफिस भेजती है ना हमको गुड्स, हमको गुड्स कहाँ से मिलते हैं, हेड ऑफिस से मिलते हैं। तो टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट, तो ये गुड्स आ गए, ठीक है, सेल्स हुआ चले गए, सेल्स रिटर्न डेबिट, ठीक है। गुड्स रिटर्न, अगर हमने कुछ गुड्स वापस कर दिए हेड ऑफिस को तो क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और कुछ अगर लॉसेस वगैरह हो गए तो वो भी क्रेडिट, ठीक है। इसके ऊपर हम बात करेंगे जब ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा, विल टॉक अबाउट दिस, ओके। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको फाइनल अकाउंट्स बनाना है हेड ऑफिस। तो क्या करना है, स्टेप्स याद करो, स्टेप्स याद करो। पहला स्टेप हम लोगों को पहले भाई बैलेंस को मैच कराना है, पहले हम लोगों को दोनों दोस्तों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उसको मैच कराना है। दूसरे स्टेप में हमको ब्रांच का फाइनल अकाउंट्स बनाना है। तीसरे स्टेप में हमको हेड ऑफिस का फाइनल अकाउंट्स बनाना है, और बस चौथे स्टेप में हमको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी, दैट्स इट। खत्म, खत्म बेटा खत्म, ये चैप्टर खत्म हो गया ऑलमोस्ट। ये 4 स्टेप जिसने सुन लिए अभी ध्यान से, चैप्टर खत्म, खत्म बेटे खत्म। कैसे भैया, कैसे चैप्टर खत्म हो गया? अरे अभी तुम लोग को पता चल जाएगा, थोड़ी देर रुको, अभी तुम लोग को पता चल जाएगा। सबसे पहले तुमको रिकंसिलिएशन करना है, फिर तुमको फाइनल अकाउंट्स बनाना है ब्रांच का, फिर फाइनल अकाउंट्स बनाना है हेड ऑफिस का, और फिर दोनों की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। सुनो मेरी बात, देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन बैंक है ब्रांच अकाउंट से इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांच का। इसमें मैं ना एक क्वेश्चन तुम लोग को दिखाता हूँ, एक बार रुको, अभी हम लोग कुछ लिख नहीं रहे ना, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट में ही है। ये देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, इसको जरा देखना। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, इसको जरा आप लोग देखोगे ध्यान से। ठीक है, देखोगे? यस भैया, हम देखेंगे देखेंगे देखेंगे। चलो जरा देखना मेरे साथ ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ के एक बार देखते हैं कुछ समझ में आ रहा है क्या। हम ट्राई कर रहे हैं, अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि हमको कुछ समझ में आ रहा है क्या। अभी बहुत सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा करना बाकी है, अभी हमें क्वेश्चन पढ़ के देख रहे हैं कि हमको कुछ समझ में आता है क्या क्वेश्चन।
देखो, द हेड ऑफिस ऑफ अ बिजनेस एंड इट्स ब्रांच कीप देयर ओन बुक्स एंड ईच प्रिपेयर इट्स ओन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जैसे ही मैं पहला लाइन पढ़ा मेरे को क्या समझ में आया, ये डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन है या इंडिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन है, जरा बताना 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 बताना। जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ा मेरे को क्या समझ में आया, ये डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन है या इंडिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन है? बोलो बोलो बच्चों बोलो। भैया ये तो इंडिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन है, ये तो इंडिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन है। अरे कैसे पता चला? अरे भैया अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रही है ना ब्रांच, ब्रांच अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद बना रही है। ओके ओके। The following are the balances appearing in the two set of books as on 31st December 1994 after ascertainment of profit and after making all adjustment except those referred below। तो हमने सारी एडजस्टमेंट कर लिए एक्सेप्ट दोज जो कि नीचे दिए। देखो जरा, हेड ऑफिस और ब्रांच, आपको कैपिटल दिया हुआ है हेड ऑफिस का, ठीक है। ब्रांच में कैपिटल आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि जनरली ब्रांच फंडेड बाय हेड ऑफिस होती है, तो हेड ऑफिस ही ब्रांच को फंड करती है, तो ब्रांच में आपको जनरली कैपिटल देखने को नहीं मिलेगा। ओके, ये देखो यहाँ पर कुछ फिक्स एसेट्स हैं दोनों के, ठीक है, जिनका डेबिट बैलेंस आपको देखने को मिल रहा है। दोनों के स्टॉक्स हैं, डेटर और क्रेडिटर के बैलेंसेस हैं। डेबिट बैलेंस डेटर का और क्रेडिट बैलेंस क्रेडिटर का है। कैश देखने को मिल रहा है दोनों में, प्रॉफिट एंड लॉस है दोनों का, दोनों में प्रॉफिट ही है, क्रेडिट बैलेंस मतलब दोनों में प्रॉफिट। ब्रांच अकाउंट, ओके, तो तुम लोग देख रहे हो क्या, तुम लोग एक चीज नोटिस किए क्या कि हेड ऑफिस के बुक में ब्रांच का बैलेंस दिया हुआ है। अच्छा, तो हेड ऑफिस ब्रांच का बैलेंस दिखा रहा है ना, क्योंकि हेड ऑफिस ब्रांच का अकाउंट मेंटेन करता है। हेड ऑफिस ब्रांच का अकाउंट बनाता है, ब्रांच हेड ऑफिस का अकाउंट बनाता है। जैसे रमेश सुरेश का अकाउंट बनाता है, सुरेश रमेश का अकाउंट बनाता है, वैसे हेड ऑफिस ब्रांच का अकाउंट बनाता है, ब्रांच हेड ऑफिस का अकाउंट बनाता है। और वैसे ही ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का भी कुछ बैलेंस दिया हुआ है। बट क्या तुम लोगों को कुछ प्रॉब्लम दिख रही है इसमें? बताओ ना। हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच का जो बैलेंस है और ब्रांच की बुक में जो हेड ऑफिस का बैलेंस है, क्या उसमें कोई दिक्कत है, क्या कोई आपत्ति है? बताना मेरे को, बताना बताना। रमेश की बुक में सुरेश का बैलेंस और सुरेश की बुक में रमेश के बैलेंस में कोई दिक्कत है क्या? हाँ, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? भैया भैया समझो हमारी बात को ध्यान से, यहां पर ये बैलेंस और ये बैलेंस दोनों सेम आना चाहिए, दोनों सेम आना चाहिए, बट सेम नहीं आया। ओ माय गॉड, पर सेम नहीं आया, पर सेम नहीं आया, दोनों अलग है, दोनों का बैलेंस पे डिफरेंस है। तो पहले हम लोगों को इसको रिकंसाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम हमको समझ में आ गई कि ब्रांच की बुक में हेड ऑफिस का बैलेंस और हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच का बैलेंस अलग अलग है, तो रिकंसाइल करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, देखो आगे क्या बोलता है क्वेश्चन। सेट आउट द बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस एज ऑन 31 दिसंबर 1994। हमको बैलेंस शीट बनानी है और जर्नल एंट्री पास करना है जो कि नेसेसरी है इन बोथ सेट ऑफ द बुक्स, रिकॉर्ड करना है एडजस्टमेंट डीलिंग विद द फॉलोइंग। तो कुछ एडजस्टमेंट अब हमको बता रहा है, मेजरली हमको इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनानी है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। ऑन 31st December 1994 द ब्रांच हैज सेंड अ चेक ऑफ ₹1000 टू द हेड ऑफिस, not received by head office nor credited to branch account till 3rd January 1995। ओ माय गॉड, क्या हुआ, क्या हुआ यहाँ पर, क्या हुआ यहाँ पर? ब्रांच ने सेंड किया 1000 रुपए का चेक हेड ऑफिस को, जो कि अभी तक रिसीव नहीं हुआ। दिखा पहला गलती, पहला दिक्कत दिखा, पहला दिक्कत दिखा कि ब्रांच ने हेड ऑफिस को चेक सेंड किया, अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। ब्रांच ने हेड ऑफिस को 1000 रुपए का चेक भेजा, अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताना, मेरे को एक बात बताना, जिस दिन ये चेक रिसीव हो जाएगा, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? जिस दिन ये चेक रिसीव हो जाएगा उस दिन हेड ऑफिस अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगी, मेरे को आप लोग बता सकते हो क्या चैट बॉक्स में? प्लीज देखते हैं, बेसिक्स कॉन्सेप्ट आपके चेक कर रहा हूं मैं, आपके मैं बेसिक कॉन्सेप्ट चेक कर रहा हूं। बताओ जिस दिन ये चेक रिसीव होगा हेड ऑफिस अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगी? और पूरी गैंग साड़ी कर दी फलाए, और पूरे बच्चे साड़े कर दे फलाए। बताओ भाई बताओ,
बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, अच्छा बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, कैश नहीं बैंक बोलेंगे क्योंकि चेक रिसीव हो रहा है। ओके सारे बच्चे बोल रहे हैं, मुस्कान, मयूर, रिया, गौरव, भावना, रितेश, रोमा, महेंद्र, नीलेश, आयुष, सारे बच्चे बोल रहे हैं भैया जिस दिन पैसा रिसीव होगा उस दिन बोले बैंक अकाउंट डेबिट। वेरी वेरी गुड। जिस दिन पैसा मिलेगा, मजदूरी मिलेगा, उस दिन क्या बोलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में पैसा आ गया, कितना, 1000 रुपए। किससे आया, ब्रांच से आया ना, तो टू ब्रांच अकाउंट 1000। बहुत ही बढ़िया। तो अब मेरे को एक बात बताओ, ब्रांच का डेबिट बैलेंस था। सारे बच्चे फटाफट से यहां पर मेरे को बताएंगे। सारे बच्चे फुल कॉन्सेंट्रेशन ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का डेबिट बैलेंस था क्या? तो अब ब्रांच 1000 रुपए से क्रेडिट हो गई क्या? तो क्या ब्रांच का बैलेंस 1000 रुपए कम कर दूं? सारे बच्चे चैट बॉक्स में अपनी स्वीकृति देंगे। स्वीकृति क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस देंगे, एक्सेप्टेंस है ना। ब्रांच का था डेबिट बैलेंस भैया, देख लो डेबिट साइड में 1000 रुपए मिला तो ब्रांच क्रेडिट हुआ। 1000 रुपए मिला तो ब्रांच क्रेडिट हुआ, क्रेडिट क्रेडिट हुआ, तो 1000 रुपए कम कर दो। क्या कर दो, 1000 रुपए कम कर दो। तो यहां करता हूं -1000, तो अब हो गया ये कितना हो जाएगा, 28,860 हो गया बैलेंस। क्या ये मैच हो रहा है? क्या अब ये मैच हो रहा है? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, क्या अब ये मैच हो रहा है विद द बैलेंस ऑफ ब्रांच? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। अरे होगा भी कैसे, अभी क्वेश्चन खत्म का हुआ है, अभी तो एक लाइन और बची है ना क्वेश्चन में। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या पता हमको सॉल्यूशन मिल जाए। गुड्स वैल्यूड एट 840 had been forwarded by head office to the branch invoiced on 30 December 1994 but were not received by the branch nor deal with its branch books till 11 January 1995। तो क्या बोल रहा है, सुने क्या, सुने क्या, क्या बोला, बोला कि हमने 840 रुपए का गुड्स फॉरवर्ड किया है हेड ऑफिस ने ब्रांच को। तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को, हेड ऑफिस ने ब्रांच को 840 रुपए के गुड्स भेजे। ओके, हेड ऑफिस ने ब्रांच को 840 रुपए के गुड्स भेजे, पर यार ये गुड्स अभी तक रिसीव ही नहीं हुए। ये गुड्स अभी तक के रिसीव ही नहीं हुए हैं, किसके द्वारा, ब्रांच के द्वारा। ठीक है, बट वर नॉट रिसीव बाय ब्रांच नॉट डील विद द ब्रांच बुक्स। भाई मिले ही नहीं है तो एंट्री कैसे पास करूंगा? पर वेट अ मिनट, अगर ये गुड्स रिसीव हो जाएंगे, जिस दिन ये गुड्स, सॉरी, जिस दिन ये गुड्स रिसीव हो जाएंगे तो ब्रांच उस दिन क्या एंट्री पास करेगी? जरा बताना, जरा बताना ना। जिस दिन ये गुड्स रिसीव हो जाएंगे, जिस दिन ये गुड्स रिसीव हो जाएंगे, ब्रांच उस दिन क्या एंट्री पास करेगी? गुड्स मिले, गुड्स मिल गए ब्रांच को, गुड्स मिल गए ब्रांच को, ब्रांच क्या एंट्री पास करेगी? गुड्स अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। बहुत बढ़िया, गुड्स अकाउंट डेबिट। भाई गुड्स क्या है, मेरा एसेट है, तो एसेट आता है, एसेट आता है तो डेबिट करते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज। परचेज नहीं बोलेंगे इसको, परचेज क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि यार परचेज नहीं कर रहे हैं, हेड ऑफिस से गुड्स आ रहा है, तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। हमारे पास गुड्स आ गया, वाह, हमारे पास गुड्स आ गया। किसने भेजा, हेड ऑफिस ने भेजा। किसने भेजा, हेड ऑफिस ने भेजा। कितने रुपए के गुड्स आए, 840 रुपए के गुड्स आए, 840 रुपए के गुड्स आए। तो हमारे पास गुड्स आ गया, हमारे पास गुड्स आ गया, तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। ठीक है, आ रही बात समझ में? यस। तो अब मेरे को एक बात बताओ, अब मेरे को एक बात बताओ, ब्रांच की बुक्स में, ब्रांच की बुक्स में हमने बोला गुड्स अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। ब्रांच की बुक में और अभी हेड ऑफिस का ऑलरेडी 28,020 रुपीज का क्रेडिट बैलेंस चल रहा है। ऑलरेडी ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का 28,020 रुपए का क्रेडिट बैलेंस चल रहा है। अभी हेड ऑफिस 840 रुपए से और क्रेडिट हो गई, अभी हेड ऑफिस 840 रुपए से और क्रेडिट हो गई, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 840 रुपए और बढ़ जाएगा? फटाफट से बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ कि 840 रुपए और बढ़ जाएगा? बोलो ना, अरे बोलते क्यों नहीं हो यार तुम लोग,
क्या बोलते हैं, मौन व्रत रखे हैं भैया आज हम लोग, आज भैया मौन व्रत है, आज नहीं बोलेंगे। यस, तो ये हो जाएगा 28,860। अब मेरे को बताओ क्या ये दोनों बैलेंस आपस में मैच हो रहे हैं, फटाफट से बताओ, क्या अब दोनों बैलेंस मैच हो गए? हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच का बैलेंस और ब्रांच की बुक में हेड ऑफिस का बैलेंस क्या मैच हो चुका है? यस। क्या हो रहा था यहाँ पर? डिफरेंस आ रहा था। क्यों डिफरेंस आ रहा था? क्योंकि कुछ गुड्स रास्ते से जा रहे थे, भेलपूरी खा रहे थे, इसलिए टाइम पे पहुंच नहीं पा रहे थे। वैसे कुछ कैश रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, टाइम से पहुंच नहीं पा रहा था। तो ये दोनों रीजन के कारण पे डिफरेंस आ रहा था और ये डिफरेंस अब मैच हो चुका है। तो अब हमारा ट्रायल बैलेंस है टन टनाटन, अब हमारा ट्रायल बैलेंस हो चुका है मैच। अब हम लोग को क्वेश्चन ने क्या बोला है, जर्नल एंट्री पास करनी है, हमने पास कर ली, बट अभी हम लोग अच्छे से भी पास करेंगे, ठीक है। और एट द सेम टाइम हम लोग को बैलेंस शीट बना के दिखाना है, ठीक है। तो लड्डू पड्डू क्वेश्चन है, पर हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। यस, ये देखो, चलो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर 29। देखो जी, देखो, चलो आप लोग मेरे साथ साथ में सॉल्यूशन नंबर 29 लिखेंगे, लेकिन 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 आपको जगह छोड़नी है। कितनी जगह छोड़नी है भैया हमको? आपको ये मीनिंग के लिए जगह छोड़नी है यहाँ पर, या आप लोग घर में बैठ कर आराम से लिखेंगे। हम लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, है ना, अननेसेसरी क्लास का टाइमिंग बढ़ जाता है। ये नोट्स मैं तुम लोग को सारे प्रोवाइड करूंगा, तुम घर में बैठ कर आराम से लिखोगे। इससे एक फायदा होता है, जो कि मेरी खुद की ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है, कि अगर हम क्लास में नहीं लिख रहे हैं तो हम घर में लिखते हैं, और जब हम घर में लिखते हैं तो हम उसको रिवाइज करते हैं, हमारा रिवीजन होता है। इससे क्या होता है? रिवीजन होता है। तो क्लास में तो एक बार डिस्कस हो गया, अब घर में बैठ के जब उसको लिखेंगे तो रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्लास में टाइम बचेगा, घर में रिवीजन होगा इससे, ठीक है। ये फ्लो चार्ट आप लोगों को बनाना है। यहाँ इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में जो चीज़ें लिखी वो आपको लिखना है। जर्नल एंट्री के लिए अभी तुम लोग जगह मत छोड़ो फिलहाल, और तुमको ये देखो, यहाँ स्टेप 1 से लेके ये नोट्स तक के इतनी जगह छोड़नी। तो इसके लिए तुम लोग को बेसिकली मेरे ख्याल से 1 2 3 पेज छोड़ दो, 3 पेज में तुम्हारा काम हो जाएगा। तो 3 पेज छोड़ने के बाद लिखो सॉल्यूशन नंबर 29। नोट्स कहाँ मिलेंगे? मैं सब ड्राइव में अपलोड करूंगा, ड्राइव में, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 29, चलो रेडी टू गो। यस, तो सबसे पहले हम लोग को जर्नल एंट्रीज पास करनी है। मैं लिखता हूँ जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। तो जो एंट्रीज हेड ऑफिस के बुक में होगी हेड ऑफिस में, जो ब्रांच होगी ब्रांच में। तो एक एंट्री अब हम लोग को पास करनी किसकी? कैश इन ट्रांजिट की। तो अभी कुछ कैश हमने, कुछ चेक हमने भेजा है और वो भी ट्रांजिट में है। तो कौन सा ट्रांजिट में? जरा देखो, हेड ऑफिस को हमने 1000 रुपये भेजा और वो अभी ट्रांजिट में है। देख लो, यहाँ पर ब्रांच ने सेंड किया है चेक 1000 रुपये का टू हेड ऑफिस, विच इज नॉट येट रिसीव्ड। पर हम लोग इसकी एडजस्टमेंट एंट्री अभी पास कर रहे हैं। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, हेड ऑफिस की बुक्स में बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट 1000 रुपीज बीइंग कैश इन ट्रांजिट। बोलो, यहां तक तुम लोग को समझ में आ गया था? यहां तक तुम लोग को समझ में आ गया था ना? बोलो हाँ या नहीं। यहां तक तुम लोग को समझ में आ गया था ना? बोलो हाँ या नहीं। यस। अब सुनो, अब आप लोगों को बस थोड़ा सा फीलिंग लेने के लिए, फीलिंग लेने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस करने हैं। क्या चेंजेस भैया? बस बात सिर्फ इतनी सी है कि ये एंट्री हम 3 तारीख को पास करेंगे, जब हमको पैसा मिलेगा। 3 तारीख को पैसा मिला ना हमको, ये देखो 3 जनवरी को हमको पैसा मिला। तो कायदे से एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच तो 3 तारीख को होगी, क्योंकि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, अभी से एंट्री पास नहीं कर सकते। तो 3 तारीख को करेंगे एंट्री पास। तो अभी 31 तारीख को क्या एंट्री पास करूँ? 31 दिसंबर को क्या एंट्री पास करूँ जिससे मेरी बुक्स टैली हो जाए और एटलीस्ट मैं अपना फाइनल अकाउंट्स बना सकूँ? तो यहां पर बैंक ना लिखते हुए अगर मैं तुम लोग को ऐसा बोलूं, चेक इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, तो कोई बुराई है इसमें? बताओ।
अगर मैं यहाँ पर बैंक ना बोलते हुए, अगर मैं यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट ना बोलते हुए अगर बोल दूं चेक इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, चेक इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, कोई बुराई है क्या? नहीं है बुराई, लिख सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे दो चीज होंगी। पहली बात तो ये, जो तो टिकटॉक टिकटॉक चलती है, देखो चेक इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट। अब सुनो, अब जब 3 तारीख आएगा, आज तो 31 है, 31 को तो मैंने लिख दिया चेक इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट। जब 3 तारीख को चेक आएगा तो मैं उस दिन लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन ट्रांजिट अकाउंट, सिंपल। ठीक है, सिंपल। तो जिस दिन मेरे को चेक रिसीव हो जाएगा, जिस दिन मेरे को चेक रिसीव हो जाएगा उस दिन मैं लिख दूंगा ना बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन ट्रांजिट। अभी के लिए हम चेक इन ट्रांजिट का टेम्परेरी अकाउंट खोलेंगे ताकि हम अपनी बुक्स को मैच करा सके। आपको ये वाली एंट्री पास नहीं करनी होती है क्योंकि ये एंट्री 3 तारीख की है, 3 तारीख की एंट्री है, हम 31 दिसंबर की एंट्रीज दिखा रहे हैं, तो ये एंट्री आपको पास नहीं करनी होती। मैंने आपको सिखाने के लिए एंट्री यहाँ पर दिखाई है। ठीक है, अब वैसे ही जब आप इन द बुक्स ऑफ ब्रांच एंट्री पास करोगे किसकी? गुड्स इन ट्रांजिट की। गुड्स इन ट्रांजिट की, तो देखो क्या एंट्री पास करोगे? गुड्स इन ट्रांजिट की। गुड्स इन ट्रांजिट, कुछ ऐसे गुड्स जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजे हैं बट अभी तक रिसीव नहीं हुए हैं, तो हमने तो यहाँ लिख दिया था गुड्स अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, बट एक्चुअल में ये गुड्स रिसीव नहीं हुए हैं, अभी ये ट्रांजिट में है, ट्रांजिट में है। तो यहाँ पर भी जब एंट्री पास करोगे तब लिखना गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। कितना? 840, 840, तो 840 रुपए का गुड्स इन ट्रांजिट है। ठीक है, बीइंग गुड्स सेंड बाय हेड ऑफिस नॉट येट रिसीव्ड। तो हमने भाई हेड ऑफिस के द्वारा गुड्स मंगाए थे, हेड ऑफिस ने गुड्स भेज भी दिए थे बट अभी रास्ते में है, मिले नहीं हमको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख देंगे ना गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। ओके, तो ये तुम्हारा भाई ट्रांजिट का एंट्री होगा। किस चीज का एंट्री होगा? ये ट्रांजिट का एंट्री होगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? बोलो। तो ये हम लोगों की हमने दो एंट्री पास करनी है फॉर द पर्पस ऑफ रिकंसिलिएशन। तो हम लोग बैलेंस रिकंसिलिएशन कराने के लिए दो एंट्री पास करेंगे, इसके बाद हमारा बैलेंस रिकंसाइल हो जाएगा। बोलो हाँ, बोलो जी बोलो। इसी फॉर्मेट में बनाना है? यस, हाँ इसी फॉर्मेट में बनाना है कि तुम लोग को इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस लिखना है, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच लिखना है, यहाँ ट्रांजेक्शन लिखना है और जहां जहां जो जो एंट्री पास होनी है वहां वहां वो एंट्रीज आपको पास कर देनी है। अब बात करते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की। अब इस क्वेश्चन में हमको फाइनल अकाउंट्स बनाने नहीं बोला, क्वेश्चन इजी वाला है, ये लड्डू क्वेश्चन है, तो फाइनल अकाउंट्स बनाने वाले क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो देखो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 1994। चलो तो देखो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसी दिखेगी। देखो देखो देखो, फॉर्मेट वही सेम रहेगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है इस फॉर्मेट में। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ये देखो लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है, चलो अब सुनो, अब सुनो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना सारे बच्चे। ठीक है, सबसे पहले हेड ऑफिस की क्या क्या बैलेंसेज है जरा देखना ध्यान से, क्योंकि डेफिनेटली हेड ऑफिस की पहले देखी जाएगी अकाउंट्स और उसके बाद फिर ब्रांचेस की देखी जाएगी। तो हेड ऑफिस में सबसे पहले हमारे पास है कैपिटल। तो ये देखो 1 लाख रुपए का कैपिटल है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज। ठीक है, फिर ये देखो फिक्स एसेट है 36,000 के, तो मैं यहां लिख देता हूँ फिक्स एसेट्स
36,000 के, ओके। इसके बाद स्टॉक है 34,200 का, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टॉक 34,200 का। फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पर डेटर का बैलेंस है 7820 और क्रेडिटर है 3960। डेटर 7820 और क्रेडिटर है 3960। इसके बाद कैश है 10,740 का और प्रॉफिट एंड लॉस है 14,660 का, या फिर तुम लोग चाहो तो प्रॉफिट को यहाँ पर भी लिख सकते हो, कैपिटल के साथ में ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन ब्रांच का बैलेंस है 29,860 का, ओके, बिफोर एनी एडजस्टमेंट। कितने का? 29,860। तो ये हम लोगों ने सारे बैलेंसेस लिख लिए जो कि हेड ऑफिस के। अब मेरे को एक बात बताओ, अभी कुछ भी नहीं किया हूँ, अभी मैंने सिर्फ ट्रायल बैलेंस को देखा, हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस को देखा, और जो भी बैलेंसेस लिखे हुए थे एज इट इज उठा के पटक दिया यहाँ पर। मेरे को बताओ बैलेंस शीट टैली होगी कि नहीं, बताओ। अभी बैलेंस शीट टैली होगी कि नहीं, होगी कि नहीं, क्या यार, करके देखो ना टैली, करके देखो टैली। अपना कैलसी उठाओ, अपना कैलसी उठाओ और मारो प्लस 36,000 प्लस 34,200 प्लस 7820 प्लस 10,740 प्लस 29,860, ये आ रहा है 1,18,620, 1,18,620, 1,18,620, दोनों साइड सेम टैली। अरे क्यों टैली हो रहा है भैया, टैली तो हो रहा है, हम लोग भी कैलकुलेट कर लेंगे, करो कैलसी में कैलकुलेट। बैलेंस शीट टैली हो रही है, क्यों टैली हो रही है? अरे क्योंकि यार ट्रायल बैलेंस को उठा के पटक दिया भाई। तो जो ट्रायल बैलेंस टैली होता है, ट्रायल बैलेंस टैली होता है ना, पहले ये बताओ, पहले ये बताओ ट्रायल बैलेंस टैली होता है ना। हाँ, तो ट्रायल बैलेंस टैलीड है, तो ट्रायल बैलेंस के सारे बैलेंसेस को उठा के बैलेंस शीट में डाल दिया, तो टैली तो हो गई, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, टैली तो पक्का से पक्का होगा ही होगा, ठीक है। यस, अब ये ना मैंने हेड ऑफिस के सारे बैलेंसेस यहाँ पर लिख लिए। मेरे को बताओ हेड ऑफिस की बुक्स में कुछ चेंजेस है क्या, फटाफट से बताओ। हेड ऑफिस की बुक में कुछ चेंजेस करने हैं क्या? हमारा जो ओल्ड ट्रायल बैलेंस है, हमारा जो ओल्ड ट्रायल बैलेंस है और जो अभी की बुक्स है उसमें कुछ चेंजेस है? हाँ जी भैया चेंज है, क्या चेंज है? ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री, चेक इन ट्रांजिट का अकाउंट हम लोग को डालना है और ब्रांच का अकाउंट क्रेडिट करना है 1,000 रुपए से, ठीक है। तो चेक इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट मेरा एसेट है, चेक इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट। एडजस्टमेंट्स ना मैं दूसरे कलर के पेन से लिखता हूँ, मैं ग्रीन कलर से लिखता हूँ। चेक इन ट्रांजिट मेरा एसेट है, टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच का बैलेंस 1,000 रुपए से कम हो गया, ब्रांच का बैलेंस 1,000 रुपए से कम हो गया, तो उस एंट्री की हमने पोस्टिंग कर दी है बस। ब्रांच में यही एक चेंजेस थे, ब्रांच सॉरी हेड ऑफिस में, हेड ऑफिस में बस यही एक एंट्री का चेंजेस था कि ये वाली एंट्री का हमको एडजस्टमेंट दिखाना था कहाँ कहाँ पर होगा। तो एक तो चेक इन ट्रांजिट का अकाउंट खुलेगा, हेड ऑफिस की बुक्स में चेक इन ट्रांजिट का अकाउंट खुलेगा और ब्रांच का बैलेंस 1,000 रुपए से कम कर देंगे, ब्रांच का बैलेंस 1,000 रुपए से कम कर देंगे। अब आते हैं ब्रांच की बुक्स में, ब्रांच की बुक्स में भाई फिक्स एसेट है 16,000 रुपए के। अब देखो मैं ब्रांच के सारे बैलेंसेस रेड पेन से लिख रहा हूँ, रेड पेन से, फिक्स एसेट है ब्रांच के, कितने के हैं? 16,000 रुपए, ठीक है। स्टॉक है 10,740 का, ठीक है। डेटर है 4,840 के, ठीक है। क्रेडिटर है 1,920 का, 1,920। कैश है 1,420 का, फोर टू जीरो। प्रॉफिट एंड लॉस है 3,060 का,
3060 और हेड ऑफिस का बैलेंस है ओल्ड वाला 28,020। अब सुनो, अब यहाँ पर ब्रांच के बुक्स में कोई एडजस्टमेंट है क्या? ब्रांच के बुक्स में कुछ एडजस्टमेंट है क्या? हाँ जी भैया, कौन सी एडजस्टमेंट है? गुड्स इन ट्रांजिट वाली एडजस्टमेंट है। तो एक गुड्स इन ट्रांजिट का अकाउंट खोलना है हमको ब्रांच की बुक्स में। ब्रांच की बुक्स में गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट करना है और टू हेड ऑफिस का बैलेंस 840 रुपये से क्रेडिट करना है। 840 रुपये से क्रेडिट करना है। तो गुड्स इन ट्रांजिट का एक अकाउंट खुलेगा यहाँ पर। अब तुम समझ रहे हो कि मेरे को चाहे ब्रांच का एडजस्टमेंट करना है चाहे हेड ऑफिस का एडजस्टमेंट करना है, दोनों मैं इसी बैलेंस शीट में कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ये कौन सी बैलेंस शीट है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है। इसका मतलब ये हेड ऑफिस प्लस ब्रांच दोनों के ट्रांजेक्शन दिखा रही है। हेड ऑफिस प्लस ब्रांच दोनों के ट्रांजेक्शन दिखा रही है। इसीलिए चाहे मैं हेड ऑफिस का एडजस्टमेंट करूं चाहे मैं ब्रांच का एडजस्टमेंट करूं, मैं सेम बैलेंस शीट में ही कर रहा हूं, क्योंकि दोनों की मर्ज बैलेंस शीट है ये। तो गुड्स इन ट्रांजिट मेरा एसेट बना और ब्रांच को ब्रांच अपनी बुक्स में हेड ऑफिस को क्रेडिट कर रहा है। क्रेडिट कर रहा है मतलब हेड ऑफिस का जो क्रेडिट बैलेंस है ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है हेड ऑफिस का, वो बढ़ रहा है ड्यू टू गुड्स इन ट्रांजिट 840 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा पूरा इनकॉर्पोरेशन वाला पार्ट हो गया। इनकॉर्पोरेशन मतलब हेड ऑफिस ब्रांच दोनों की बुक्स ऑफ अकाउंट्स मर्ज कर दिए। हेड ऑफिस ब्रांच दोनों की बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने मर्ज कर दिया। मेरे को बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? बताओ, यहां तक किसी भी व्यक्ति को कोई डाउट है? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है यहां तक तो मेरे को बताओ। हमने कुछ नहीं किया, हमने सारे आइटम्स ट्रायल बैलेंस से उठाए। हमने सारे के सारे आइटम ट्रायल बैलेंस से उठाए, एज इट इज उठा के पटक दिए यहाँ पर, और वो जो दो एंट्री हमने पास की थी ना उसका एडजस्टमेंट दिखा दिया। वो जो दो एंट्रीज हमने पास की थी ना उसका एडजस्टमेंट हमने दिखा दिया। और ये एडजस्टमेंट हमने सेम बैलेंस शीट में क्यों दिखाया? क्योंकि यार ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, इसमें हेड ऑफिस के भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं, ब्रांच के भी ट्रांजेक्शन। ठीक है, बोलो। यस यस भाई, ये अपलोडेड रहेगा, टेंशन मत। ठीक है, ओके। आयुष बोल रहा है बस आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ है यहाँ पर। अब मेरे को एक बात बताना, ध्यान से देखो। बताओ, अभी मैंने जो दो पिंक कलर से लिखे हैं अमाउंट, सुन रहे हो? अभी जो मैंने दो अमाउंट पिंक कलर से लिखे हैं, क्या वो अमाउंट आपको सेम टू सेम लग रहे हैं? बताओ ना, क्या वो अमाउंट आपको सेम टू सेम लग रहे हैं? सेम टू सेम लग रहे हैं क्या? बताओ। यस भैया, यस यस यस, ये हमको सेम टू सेम लग रहे हैं। अरे क्यों सेम लग रहे हैं? क्यों सेम लग रहे हैं? क्योंकि देखो हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट मेंटेन होता है और ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट मेंटेन होता है। हाँ, और हमने दोनों को कंसोलिडेट कर दिया है। तो हेड ऑफिस की बुक में जो ब्रांच का बैलेंस दिख रहा था और ब्रांच की बुक में जो हेड ऑफिस का बैलेंस दिख रहा था, वो दोनों सेम बैलेंस शीट में आ गए, है ना? वो दोनों सेम बैलेंस शीट में आ गए, एसेट साइड में और लायबिलिटी साइड में। अब मेरे को एक बात बताओ, वैसे भी सुनो सुनो सुनो, वैसे भी मेरे को एक बात बताना, नॉर्मल अकाउंटिंग वाला क्वेश्चन है। रमेश की बुक में अगर सुरेश का डेबिट बैलेंस दिखता है, इसका मतलब सुरेश की बुक में रमेश का क्रेडिट बैलेंस दिखेगा ना, है ना? मतलब अगर एक जन बोल रहा है मेरे को पैसा लेना है तो दूसरा बोलेगा मेरे को पैसा देना है। क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों बोले मेरे को पैसा देना है? ऐसा हो सकता है क्या कि ब्रांच बोले नहीं नहीं मुझे पैसा देना है, हेड ऑफिस बोलेगा नहीं नहीं मुझे पैसा देना है? तो वही वाली बोल रही है कि बहुत जगह है, नहीं जगह है, बहुत जगह है, नहीं जगह है, ऐसा वाला बात हो गया ना। तो एक की बुक का क्रेडिट बैलेंस दूसरे की बुक का डेबिट बैलेंस होता है। तो वैसी ब्रांच अगर डेबिट है तो हेड ऑफिस क्रेडिट होगा, अगर हेड ऑफिस क्रेडिट है, अगर सॉरी हेड ऑफिस डेबिट है तो ब्रांच क्रेडिट होगा। बोलो हाँ, अरे बोलो ना हाँ। हाँ यस। तो अब सुनो मेरी बात,
तो वैसे ही जब हमने बुक को कंसोलिडेट किया तो हेड ऑफिस का बैलेंस और ब्रांच का बैलेंस सेम रहेगा, हाँ, क्योंकि हमने रिकंसाइल किया है दोनों को, और एक डेबिट में दिखेगा, क्रेडिट में दिखेगा। अगर मैं तुम लोग को बोलूं कि हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ना इसको काट देते हैं और इसको बैलेंस शीट में दिखाते ही नहीं, हम इसको काट देते हैं, हम इसको दिखाते ही नहीं, है ना। इट वॉज समथिंग लाइक दिस, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, बैलेंस जीरो, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, बैलेंस जीरो, क्योंकि दोनों का सेम बैलेंस था। तो भी कोई आपत्ति है क्या? नहीं है। आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हैं, हमको पता है कि ब्रांच की बुक में हेड ऑफिस का बैलेंस और हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच का बैलेंस सेम होने वाला है, और एक जाके डेबिट साइड में बैठेगा, एक जाके क्रेडिट साइड में बैठेगा। तो क्यों दिखाएं, है ना, तो क्यों दिखाएं? तो इसीलिए वो जो ट्रांजेक्शन रहते हैं वो इंटर ट्रांजेक्शन आपस में सेट ऑफ हो जाते हैं, वो दोनों ट्रांजेक्शन आपस में एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेट ऑफ हो जाते हैं, और हम उसको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। डेफिनेटली इंडिविजुअल बैलेंस शीट में तो दिखेगा ही, नो डाउट, बट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर हेड ऑफिस और ब्रांच के बैलेंसेस हमेशा इक्वल रहते हैं, और एक डेबिट में दिखता है, क्रेडिट में दिखता है, तो हम लोग उसको सेट ऑफ करके नहीं शो करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमने यहाँ पर हटा दिया है। अब इसके बाद सारी चीज़ों को हम लोगों को बस ऐड करना है एक बार और लिखते जाना है। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख प्लस 14,660 प्लस 3060, क्या आ रहा है कितना? लो जी, डन बेटा डन। अब बताओ कहीं पर कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत, तो यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स। बताओ कि यहाँ तक किसको कोई डाउट है तो मुझे बताओ वो। हाँ हाँ भावना, जो हमने कट कर दिया वो हमको लिखना नहीं है, बट इस क्वेश्चन में आप लिखो और उसको कट करो, मतलब अपनी कॉपी में आप इस क्वेश्चन में बस उसको लिखो और कट करो। और जहां पर मेरे को आगे चल के क्वेश्चंस में लगेगा कि तुम लोगों को और मेरे को 1-2 बार दिखाना है कि ब्रांच और हेड ऑफिस का बैलेंस लास्ट में टैली हो जाता है ना, तो डेबिट और क्रेडिट साइड में सेम अमाउंट आता है, तो हम लोग वो दोनों बैलेंसेस को सेट ऑफ करके नहीं शो करते हैं। तो हमको एग्जाम में इसको नहीं शो करना है, यहाँ पर तो हम लोग सीख रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग लिख रहे हैं और उसको कट कर दे रहे हैं, ताकि हम याद रख सके कि हमको ब्रांच और हेड ऑफिस के इंटर बैलेंसेस आपस में एक दूसरे को सेट ऑफ करके दिखाने होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, एग्जाम में ऐसे नहीं करना है कि भाई लिखो और काट दो, बट अभी कर दो, ठीक है। ओके ओके, ये सुनो सुनो सुनो, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर हमने इन दोनों के बैलेंसेस इसलिए नहीं शो कर रहे हैं क्योंकि सोचो ना, हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल बैलेंस शीट में ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का बैलेंस दिखेगा और हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच का बैलेंस भी दिखेगा, बट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ब्रांच और हेड ऑफिस की सारी चीजें मिक्स हो जा रही है यहाँ पर। तो अब सोचो ना, क्या सेंस है कि हेड ऑफिस का क्रेडिट बैलेंस दिखाएं हम लोग सेम अमाउंट और ब्रांच का डेबिट बैलेंस दिखाए सेम अमाउंट, ठीक है। तो इसीलिए हम दोनों को सेट ऑफ कर देते हैं, मतलब दोनों को नहीं शो करते कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, क्योंकि वो ऑब्वियस है, वो सबको नोन है कि दोनों का बैलेंसेस आपस में टैलीड होगा, ठीक है। दोनों का बैलेंस आपस में टैलीड होगा, वो सारी चीजें नोन है, इसीलिए वो अमाउंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, जीरो।
जीरो हो जाता है। ठीक है, सुनो सुनो सुनो, एक मिनट सुनो मेरी बात। मैं तुम लोग को कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है भैया, बताओ क्या बताना चाहते हो। सुना मेरी बात को ध्यान। क्या सारे बच्चे इस बात पे एग्री कर रहे हैं? पहले बात बताओ भैया, उसके बाद सोचेंगे फिर बताएंगे। कि ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का बैलेंस, ध्यान से सुनना गौरव, ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का बैलेंस 28,860 हो गया है। आफ्टर एडजस्टमेंट ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का बैलेंस 28,860 हो चुका है आफ्टर एडजस्टमेंट। क्या आप इस बात पे एग्रीमेंट देते हैं? बताओ। मुस्कान, ट्रांजिट वाले का तो हम लोग एडजस्टमेंट दिखा दिए है ना, ट्रांजिट वाले का तो हमने ग्रीन कलर की पेन से एडजस्टमेंट दिखा दिया है। ठीक है, ओके। क्या सारे बच्चे मानते हैं कि ब्रांच की बुक में हेड ऑफिस का बैलेंस 28,860 है? यस। अब मेरे को एक बात बताओ, ब्रांच अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ब्रांच अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हेड ऑफिस के पास भेजती है फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेटेड, फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन, राइट। ब्रांच अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हेड ऑफिस के पास भेजती है फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। अब हम लोग तो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, बोलो हाँ, बोलो ना हाँ, कि हम लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। तो अगर डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि भाई एक्सेल में गए, वहां पर अपना बैलेंस लिखा हेड ऑफिस और ब्रांच का बैलेंस ऐड कर दिया और बोला ये लोग कंसोलिडेटेड, ऐसे नहीं होगा। प्रॉपर एंट्रीज पास करके इनकॉर्पोरेट होगा, प्रॉपर एंट्रीज पास की जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एंट्रीज कुछ इस प्रकार से है कि ब्रांच की बुक्स हेड ऑफिस के पास आई तो इसका मतलब ब्रांच के सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज किसके पास आ गई? हेड ऑफिस के पास आ गई। ये देखो ना, हमने ब्रांच के सारे एसेट्स को ऐड किया यहाँ पर, ये देखो, ऐड 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 ऐड, हमने ब्रांच की सारी लाइबिलिटीज को भी ऐड किया यहाँ पर। तो इसका मतलब ब्रांच के सारे एसेट्स, ब्रांच की सारी लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग प्रॉफिट सब हेड ऑफिस के पास आ गई है। एक दिन के लिए, एक दिन के लिए, बस 31st के लिए, 31 दिसंबर हो चाहे 31 मार्च हो, बस एक दिन के लिए आई है, एक दिन के लिए आई है। कंसोलिडेशन होगा, अगले दिन ले भाई वापस, अगले दिन वापस कर देंगे, अगले दिन ले भाई तेरा है तू ले जा, जा रख ले जा, पर एक दिन के लिए मुझे दे दे। क्यों? क्योंकि मुझे कंसोलिडेशन करना है। तो वो जब एक दिन के लिए भी आता है तो एक दिन के लिए भी ऐसी अल्लू चल्लू नहीं आता, हम लोग प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं, हम लोग भाई प्रॉपर चीजें, सारी चीजें प्रॉपर करते हैं। तो जब हम ब्रांच से हेड ऑफिस में अपने सारे एसेट्स मंगाते हैं तो हम प्रॉपर एंट्री पास करते हैं, ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट। अब वो ऑल एसेट्स में हमारे केस में क्या क्या है? फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर, कैश। ये देखो, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, ये एंट्री मैं पास कर रहा हूँ इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस मैं एंट्रीज पास कर रहा हूँ। फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और क्या है? स्टॉक अकाउंट डेबिट। टू, ब्रांच अकाउंट। तो हेड ऑफिस को ब्रांच से सारे एसेट्स आ गए, सारे एसेट्स आ गए। फिजिकली आए क्या? नहीं 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 नहीं, बुक्स में आए, ऑन पेपर आए हैं, फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ऑन पेपर आए हैं। तो ऑन पेपर ब्रांच के सारे फिक्स एसेट्स, ब्रांच का सारा स्टॉक, ब्रांच के सारे डेटर, ब्रांच का सारा कैश हेड ऑफिस को मिल चुका है एक दिन के लिए। ठीक है, अमाउंट क्या है? 16,000, 10,740, 7820, सॉरी 4840 1420, 4840 1420। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना होगा इसका? टोटल अमाउंट ये हो जाएगा 16,000 प्लस 4840 प्लस 1420 प्लस 10,740। तो दिस इज गोइंग टू बी 33,000, दिस इज गोइंग टू बी 33,000। तो ये टोटल अमाउंट ऑफ एसेट्स हमारे पास आए। अब कुछ लाइबिलिटीज भी आई हैं, तो लाइबिलिटीज क्या आएंगी भाई? ब्रांच अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिटर्स, टू क्रेडिटर्स। क्या क्रेडिटर्स है? देखो 1920 के क्रेडिटर्स भी आए।
तो एक दिन के लिए ब्रांच के सारे क्रेडिटर मेरे। 1920 1920 1920। अब ब्रांच का प्रॉफिट भी आया ना, ये देखो जो भी चीजें ब्रांच की आई हैं, जो भी चीजें ब्रांच की आई है वो सारी मैं लिख रहा हूँ। तो ये देखो ब्रांच का प्रॉफिट भी आया 3060, ब्रांच का प्रॉफिट भी आया। तो ब्रांच का प्रॉफिट अगर मैं लेके आया हूँ, ब्रांच का प्रॉफिट अगर मैं लेके आया हूँ तो मैं एंट्री पास करूंगा ना, प्रॉफिट है मतलब क्रेडिट होगा। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, ब्रांच का प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट, ब्रांच का प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट। कितने दिन के लिए? बस एक दिन के लिए। 3060 3060। तो ये ब्रांच का प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट हो गया एक दिन के लिए। बोलो हाँ, बोलो। यस, समझ में आ रहा है बात? मेरे को बताओ यहां तक की एंट्री सबको समझ में आई क्या? यहां तक की एंट्री सबको समझ में आ गई है क्या? तो बताओ। यस, ओके, चलो सही है भाई, कैलकुलेशन सही है। ओके, चलो अब सुनो, एक चीज बस बची है। सोचो ब्रांच की बुक्स में गुड्स इन ट्रांजिट भी है ना, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। ठीक है, तो गुड्स इन ट्रांजिट भी है, तो एक दिन के लिए हम गुड्स इन ट्रांजिट भी ले लेंगे। गुड्स इन ट्रांजिट भी एसेट है ब्रांच का, तो एक दिन के लिए हम लोग गुड्स इन ट्रांजिट भी ले लेंगे। तो गुड्स इन ट्रांजिट हमारी बुक्स में हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे। गुड्स इन ट्रांजिट ब्रांच की बुक्स में देख लो, गुड्स इन ट्रांजिट ब्रांच की बुक में एक दिन के लिए हम लोग ब्रांच का सब कुछ ले लेंगे, सब कुछ, एसेट, लायबिलिटी, प्रॉफिट, एवरीथिंग। ब्रांच को बोलेंगे यार एक दिन के लिए हमको कंसोलिडेशन करना है, एक दिन के लिए तो अपना सब कुछ हम एक दिन के लिए तो अपना सब कुछ हमको दे दे। ठीक है, ऐसा हम लोग उसको बोलेंगे। ओके, चलो खैर, अब सुनो, अब सुनो, अब इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ही चल रहा हूँ ना, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में ही हूँ अभी मैं। अगर मैं यहाँ पर ब्रांच का अकाउंट बनाता हूँ, ब्रांच अकाउंट, तो ब्रांच का ओपनिंग बैलेंस क्या था? ब्रांच का ओपनिंग बैलेंस क्या था? ब्रांच का ओपनिंग बैलेंस था 29,860, 29,860 डेबिट बैलेंस था। तो देखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 29,860 ब्रांच का बैलेंस था। इसके बाद एक एंट्री पास हुई यहाँ पर कैश इन ट्रांजिट की, चेक इन ट्रांजिट की, तो इससे ब्रांच क्रेडिट हो गया बिफोर एडजस्टमेंट ना। देख लो मैंने बिफोर एडजस्टमेंट वाला बैलेंस लिया हुआ है, तुम लोग को एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ इसीलिए ये सब कर रहा हूँ। 29,860 का जो बैलेंस था ब्रांच का वो था पहले हेड ऑफिस की बुक्स में। उसके बाद एक एंट्री पास हुई कौन सी? चेक इन ट्रांजिट की, तो उससे ब्रांच का अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पर हो गया बाय चेक इन ट्रांजिट, कितने का? 1000 का। उसके बाद यहाँ देखो ब्रांच क्रेडिट हुआ कितने से? 33,000 से बाय ऑल एसेट्स लिख देता हूँ यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में, बाकी तुम लोग को सारे एसेट्स के नाम लिखने हैं अगर एग्जाम में कर रहे हो तो। ठीक है, 33,000, ये अभी हम लोग सेवा कर रहे हैं, अभी हम लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अभी सेवा भावना कर रहे हैं। ठीक है, फिर ब्रांच यहाँ पर डेबिट हुआ देखो टू क्रेडिटर्स, फिर यहाँ पर डेबिट हुआ टू पीएनएल 3060। अब अगर तुम लोग ब्रांच का टोटल लगाओगे, जो कि पहले लगाओ, फिर ये देखो, देखना एक बात, एक चीज होगी 34,000 आएगा यहाँ पर टोटल, और यहाँ 34,840 आएगा। दोनों के बीच में 840 रुपये का डिफरेंस है, और वो 840 का डिफरेंस किस चीज़ का है? गुड्स इन ट्रांजिट वाला डिफरेंस। ठीक है, गुड्स इन ट्रांजिट वाला डिफरेंस, गुड्स इन ट्रांजिट 840 का है ना, 840 का गुड्स हमने ब्रांच को भेजा, बट अभी तक उसको रिसीव नहीं हुआ है ना, ने गुड्स इन ट्रांजिट 840 का भेजा पर अभी तक रिसीव नहीं हुआ। अब सुनो, अब मेरे को एक बात बताओ, हेड ऑफिस की बुक्स में आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, आफ्टर डूइंग इनकॉर्पोरेशन, आफ्टर डूइंग कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन करने के बाद, कंसोलिडेशन करने के बाद हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का कोई बैलेंस ब्रॉट डाउन आ रहा है क्या? बैलेंस कैरेट डाउन आ रहा है क्या? अब मेरे को बताओ, अब तुम लोग को आंसर मिल जाएगा कि हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दोनों के बैलेंसेस को कट क्यों किए।
क्या कोई बैलेंस कैरिड डाउन आ रहा है? बताओ, क्या कोई बैलेंस कैरिड डाउन आ रहा है? क्या कोई बैलेंस कैरिड डाउन अपने को दिख रहा है क्या? तो जब बैलेंस कैरिड डाउन है ही नहीं तो लिखे कैसे? जब बैलेंस कैरिड डाउन है ही नहीं, जब बैलेंस कैरिड डाउन है ही नहीं तो लिखे कैसे? नहीं है बैलेंस कैरिड डाउन। तो इसीलिए यहां पर हम लोग, वैसे तो मैं ये वाला कॉन्सेप्ट तुम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन में बताने वाला था, बट मैं अभी बता दिया, ठीक है, कि इसीलिए हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में हेड ऑफिस और ब्रांच के बैलेंस नहीं लिखते हैं, क्योंकि आफ्टर कंसोलिडेशन बैलेंस इज गोइंग टू बी जीरो। आफ्टर कंसोलिडेशन बैलेंस इज गोइंग टू बी जीरो। क्यों? क्योंकि हेड ऑफिस ब्रांच के सारे एसेट्स, सारी लाइबिलिटीज, सारे प्रॉफिट्स एक्वायर कर लेगा। तो उसके बाद जब सारी एंट्रीज पास करोगे तो ब्रांच का बैलेंस अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा। आफ्टर कंसोलिडेशन, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज पास करने के बाद पे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के बाद में हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच का बैलेंस जीरो हो जाएगा। जीरो, कोई बैलेंस कैरी डाउन ही नहीं आएगा। तो जब कोई बैलेंस कैरी डाउन आएगा ही नहीं तो बैलेंस लिखूं कैसे? और सेम चीज ब्रांच की बुक्स में उल्टी होगी। सेम चीज ब्रांच की बुक्स में अपोजिट होंगी, अपोजिट, उल्टा, मिरर इमेज होगा। ठीक है, ब्रांच अपनी बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, ठीक है, और अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू गुड्स इन ट्रांजिट, ये एंट्रीज पास करेगा और हेड ऑफिस का बैलेंस ब्रांच की बुक्स में भी जीरो हो जाएगा। हेड ऑफिस का बैलेंस ब्रांच की बुक्स में जीरो हो जाएगा। तो जब ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस और हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच का बैलेंस जीरो हो जाएगा तो कैसे लिखोगे बैलेंस शीट में? जब बैलेंस जीरो ही हो जाने वाला है एट द एंड ऑफ द डे, तो कैसे लिखोगे भाई साहब? नहीं लिख सकते ना। तो इसी वजह से वहां पर हम लोग नहीं दिखाते हैं। ठीक है, बोलो आगे बात समझ में। आकाश, आपको पहले फटाफट से अपनी क्लास कंप्लीट कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है, उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है। आ गई बात समझ में? यस, बाकी ये बात तो मैं तुम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन में बताने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, तो बड़े क्वेश्चन में तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था, तो एक बार मैं तुम लोग को फटाफट से, सुनो, कोई भी लोड नहीं लेगा, कोई भी बच्चा लोड नहीं लेगा, मैं एक बार में समराइज करना चाहता हूँ, मैंने अभी तक क्या बोला। इंडिपेंडेंट ब्रांच एक ऐसी ब्रांच होती है जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद मेंटेन करती है। इंडिपेंडेंट ब्रांच एक ऐसी ब्रांच होती है जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद मेंटेन करती है, ठीक है। अब ये ब्रांच अपनी, जब इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन जाती है ना, तो साल के अंत में ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हेड ऑफिस के पास भेजती है फॉर द पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल हेड ऑफिस और ब्रांच की मर्ज करना। इसके अंदर आपको 4 स्टेप देखने को। स्टेप नंबर 1 में आपको सबसे पहले ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस और हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच का बैलेंस आपस में रिकंसिलिएशन करना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं होगा, हो सकता है कि दोनों में डिफरेंस आ रहे हो, तो उन डिफरेंस को आपको रिकंसिलिएशन करना है। उसके बाद आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं ब्रांच के, पूरे ब्रांच के फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, ट्रेडिंग पैनल, बैलेंस शीट, और फिर आपको फाइनल अकाउंट्स बनाना है हेड ऑफिस का। ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, अकॉर्डिंगली आपको डेटा को यूज करना है। ठीक है, अब अगर बाई चांस क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया रहता है, तो आप स्टॉक अकाउंट बना के क्लोजिंग स्टॉक सिंपली निकाल सकते हैं। फोर्थ स्टेप में आपको कंसोलिडेशन करना है, ब्रांच के बैलेंसेस को हेड ऑफिस में मर्ज करना है। अब ये देखो, यहां पर तुम लोगों को वही एंट्रीज देखने को मिलेगी जो एंट्रीज मैंने अभी पास की थी। ये देखो, हेड ऑफिस अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा? ब्रांच के सारे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच की सारी लायबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट, ब्रांच अकाउंट डेबिट, और ब्रांच का प्रॉफिट। अच्छा, क्या भैया लॉस नहीं हो सकता? हो सकता है। तो लॉस नहीं लेंगे क्या? अरे लेंगे भाई, लॉस होगा तो लॉस लेंगे, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लेंगे। और अपोजिट एंट्रीज ये देखो इसकी बुक्स में पास होंगी। ये देखो, अपोजिट एंट्रीज ब्रांच की बुक में पास होगी। खैर ये तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में डेफिनेटली डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, और फिर ये मुद्दा ना, ये वाली जो एंट्रीज हम लोग पास करते हैं, ये सिर्फ 31st के लिए रहती है, 31st मार्च या 31st दिसंबर, एज द केस में भी। नेक्स्ट डे हम लोग सारी एंट्रीज को रिवर्स कर देते हैं। तो ये देखो, इन द फॉलोइंग ईयर रिवर्स इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज इज पास्ड। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे एसेट्स हमारे पास सिर्फ ऑन पेपर ही आते हैं, फिजिकली तो ब्रांच के पास ही रहते हैं। हम लोग सिर्फ उनको मंगाते हैं ऑन पेपर फॉर द पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेशन हुआ, नेक्स्ट डे वापस कर देते हैं, नेक्स्ट डे सारी एंट्रीज अपोजिट करके वापस कर देते हैं। ठीक है, ले भाई, ले जा अपने एसेट सारे ले जा ऑन पेपर। क्या आ गई बात समझ में सबको? बोलो।
क्या बात समझ में आ गई आपको? बताओ। ओके, चांसी बोरी पहले आप जो थ्योरी दिखा है इस पीडीएफ का नाम क्या है? ये नोट्स है बेटा तुम्हारे। चलो अब देखो, अब हम लोग थोड़ी सी ना बेसिक बातें करते हैं जर्नल एंट्रीज की, जो तुम लोगों को बहुत फेवरेबल लगेंगी क्योंकि तुमको जर्नल एंट्रीज आती हैं। बताओ, अगर डिस्पैच ऑफ गुड्स टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस, अगर हेड ऑफिस गुड्स ब्रांच को भेजता है तो हेड ऑफिस अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा? हेड ऑफिस अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा? ब्रांच अकाउंट डेबिट। अच्छा बताओ, हम लोग गुड्स बेचते हैं, हम लोग गुड्स बेचते तो क्या एंट्री पास करते हैं? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, है ना? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो यहाँ क्या एंट्री पास होगी? ब्रांच अकाउंट डेबिट, हम ब्रांच को दे रहे हैं तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, हमने ब्रांच को गुड्स भेज दिए, ये एंट्री पास होगी। अच्छा, ब्रांच अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा? ब्रांच रिसीव कर रहा है, ब्रांच रिसीव कर रहा है तो वो एंट्री पास करेगा गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। ठीक है, कोई एंट्री नहीं समझ में आएगी तो पूछ लेना ना मेरे से, ठीक है? कोई एंट्री अगर नहीं समझ में आएगी तो पूछ लेना। When goods are returned by the head of branch to head office, तो भाई जैसे गुड्स आए, जैसे हेड ऑफिस से गुड्स आए वैसे ब्रांच गुड्स वापस भी तो कर सकता है ना? वैसे ब्रांच गुड्स वापस भी तो कर सकता है हेड ऑफिस को, तो क्या कर देगा? एंट्री को अपोजिट कर देगा, तो ये हो जाएगा गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, हेड ऑफिस की एंट्री पास करेगा। अब ब्रांच क्या पास करेगा? वो बोलेगा हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। बस एंट्री को अपोजिट करेंगे, जैसे सेल्स की एंट्री पास करते हैं तो सेल्स रिटर्न क्या होता है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, वैसे ही। ठीक है, अब देखो, ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड बाय ब्रांच, तो ब्रांच के खुद के खर्चे ब्रांच खुद अपने जेब से पे कर रहे हैं, ब्रांच के खुद के खर्चे ब्रांच अपनी खुद की जेब से पे कर रहे हैं, तो भाई हेड ऑफिस बोलेगा तो मुझे क्या? हेड ऑफिस क्या बोलेगा? मुझे क्या? तो हेड ऑफिस बोलेगा इश्क दी गली विच नो एंट्री, नो एंट्री। क्यों? क्योंकि भाई ब्रांच के खर्चे ब्रांच पे कर रहा है, मैं क्या जानू, है ना? पर ब्रांच बोलेगा अच्छा मेरे खर्चे हैं, ओके, तो जो भी खर्चे कर रहा हूँ अकाउंट डेबिट, जो भी एक्सपेंस कर रहा हूँ अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, सिंपल, ओके। पर अगर ब्रांच के खर्चे हेड ऑफिस पे करेगा तो क्या एंट्री पास होगी? अगर ब्रांच के खर्चे, अगर ब्रांच के खर्चे हेड ऑफिस पे करेगा, अगर ब्रांच के खर्चे हेड ऑफिस पे करेगा तो क्या एंट्री पास होगी? प्रतीक क्या बोल रहा है? भैया रिप्लाई तो दे दो, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अरे एक्चुअल में मैं बताया ना, चैट बॉक्स मेरे से दूर है, अगर आप क्लास में स्टार्टिंग से नहीं हो तो आपको पता नहीं होगा, तो इसलिए मैं चैट बॉक्स में बहुत देर देर में देख रहा हूँ, है ना? तो इसीलिए दैट्स वाई, ठीक है, ओके चलो। राहुल बोल रहा है सीए फाउंडेशन वालों के लिए, बेटा पूरा तो अपलोडेड है बेटा, सारा कुछ, सारा कुछ कंटेंट तो अपलोडेड है, क्या बोलूँ मैं। चलो देखो, अब सुनो मेरी बात को, यहाँ पर खर्चे ब्रांच के हैं, ब्रांच एक्सपेंसेस खर्चे ब्रांच के, पर पेमेंट कौन कर रहा है? हेड ऑफिस। अब सोचो सोचो सोचो, खर्चों की एंट्री क्या होती है? खर्चों की एंट्री होती है भैया एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, खर्चों की एंट्री क्या होती है मेरे को बताना? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, खर्चों की एंट्री क्या होती है? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ये एंट्री होती है ना। बट दिक्कत है, क्या दिक्कत है? खर्चे ब्रांच के हैं तो एक्सपेंस डेबिट तो होगा ब्रांच की बुक्स में, ब्रांच के हैं तो एक्सपेंस डेबिट कहाँ होगा? ब्रांच की बुक्स में। पर पेमेंट कौन कर रहा है? पेमेंट तो हेड ऑफिस कर रहा है, तो कैश और बैंक क्रेडिट कहाँ होगा? हेड ऑफिस की बुक्स में। कैश और बैंक क्रेडिट कहाँ होगा? हेड ऑफिस की बुक्स में। ठीक है, तो एक्सपेंस है ब्रांच के तो ब्रांच डेबिट एक्सपेंसेस को करेगा, बट खर्चे जो हैं वो कर रहा है हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस कैश और बैंक को क्रेडिट करेगा। अच्छा, तो दोनों फिर एक दूसरे को भाई डेटर और क्रेडिटर बनाएंगे एज द केस में भी। तो ये देखो, हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच को डेटर बनाएगा, क्यों? क्योंकि भाई वो उसके बिहाफ में खर्चे कर रहा है तो बाद में वसूलेगा भी, और ब्रांच अपनी बुक में हेड ऑफिस को क्रेडिटर बनाएगा, क्यों? क्योंकि भाई ब्रांच के खर्चे थे, हेड ऑफिस ने पे किए, तो हेड ऑफिस को बाद में पैसे तो वापस करने पड़ेंगे ना।
तो हेड ऑफिस को बाद में पैसे वापस तो करने पड़ेंगे ना, इसलिए क्रेडिट। ओके, आगे देखो आगे देखो आगे देखो। आउटसाइड परचेज बाय द ब्रांच, तो ब्रांच ने कुछ गुड्स बाहर से खरीद लिए, मतलब वो हेड ऑफिस से तो लेता ही है सामान, पर कुछ गुड्स बाहर से खरीद लिया, तो हेड ऑफिस बोलेगा मैं क्या जानूं, ब्रांच खरीद रहा है ब्रांच जाने। ठीक है, तो नो एंट्री, नो एंट्री, मैं क्या जानूं, ब्रांच खरीद रहा है ना तो ब्रांच जाने। ठीक है, और ब्रांच क्या एंट्री पास करेगा, परचेज इज अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर क्रेडिटर। अगर कैश या बैंक में खरीद रहा है तो कैश बैंक, उधार में खरीद रहा है तो क्रेडिटर, इजी। ओके, सेल्स अफेक्टेड बाय ब्रांच, तो हेड ऑफिस बोलेगा मैं क्या जानूं, ब्रांच सेल्स कर रहा है ब्रांच जाने। तो ब्रांच अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा, कैश या फिर डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स की नॉर्मल एंट्री, हेड ऑफिस बोलेगा मैं क्या जानूं, ब्रांच की सेल्स है ब्रांच जाने। कलेक्शन फ्रॉम डेटर ऑफ द ब्रांच रिसीव बाय हेड ऑफिस, अब यहां पर देखो क्या हुआ, हमने ब्रांच ने क्या किया, क्रेडिट सेल्स करके रखा है, ब्रांच ने क्रेडिट सेल्स करके रखा है, और जो डेटर है ना, डेटर का घर दूर था, दूर ब्रांच से दूर, जो ब्रांच जाता है तो रास्ते में हेड ऑफिस पड़ता है। ओ ऐसा, हाँ जी हाँ जी, वो जब ब्रांच जाता है तो रास्ते में हेड ऑफिस पड़ता है, तो वो सोचा यार मैं इतना पेट्रोल क्यों वेस्ट करूं, ऑलरेडी पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है, तो ब्रांच का डेटर हेड ऑफिस में पैसा छोड़ के चला समझे मेरी बात को, ब्रांच का डेटर है पर पैसा हेड ऑफिस में दे दिया। तो अब समझो पहले तुम नॉर्मली सोचे करो, नॉर्मली 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 क्या सोचना है कि अगर कोई डेटर मेरे को पैसा देता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, उसकी एंट्री होती है भैया कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, बोलो ये एंट्री होती है। नॉर्मली अगर कोई डेटर मेरे को पैसा देता है तो एंट्री क्या होती है, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। अब ये कैश बैंक किसको मिला, हेड ऑफिस को, तो हेड ऑफिस ने अपने बुक्स में कैश बैंक डेबिट किया। अच्छा, डेटर किसके गए, ब्रांच के, तो ब्रांच ने अपनी बुक्स में डेटर्स को क्रेडिट किया। अब अगेन दोनों एक दूसरे को डेबिट और क्रेडिट करेंगे, तो ब्रांच अपनी बुक्स में हेड ऑफिस को डेटर बनाएगा, क्योंकि इसको अब उससे पैसे लेने, दे मेरा पैसा है, मेरा पैसा है, मेरे डेटर का पैसा है, दे। और हेड ऑफिस अपनी बुक में ब्रांच को क्रेडिटर बनाएगा, क्यों, क्योंकि ब्रांच का पैसा था ना, ब्रांच को वापस तो करना पड़ेगा, तो इसलिए ले भाई अभी क्रेडिटर बन जा, बाद में सेटलमेंट कर लेंगे, वैसे भी तू मेरे को देता ही अल्टीमेटली। ठीक है, अब तुम लोग यहाँ पर सोचो कि भैया ब्रांच तो हेड ऑफिस की है ना, तो अल्टीमेटली सब पैसा हेड ऑफिस का ही है, तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं ना, तो एक चीज़ हमको हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट ब्रांच का केस है, तो ब्रांच और हेड ऑफिस सेपरेट एंटिटी है। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग, फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग ब्रांच एंड हेड ऑफिस आर सेपरेट। ठीक है, तो हम दोनों को सेपरेटली ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो भावनाओं में नहीं बहना है हमको, हमको उनको सेपरेटली ट्रीट करना है। ठीक है, बोलो बोलो बोलो, यस, ओके। आगे देखो, आगे देखो, पेमेंट बाय हेड ऑफिस फॉर परचेज मेड बाय ब्रांच, तो फिर से ब्रांच की परचेज है, पेमेंट हेड ऑफिस का, ब्रांच की परचेज है, पेमेंट हेड ऑफिस कर रहा है, तो देखो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो अब ये या तो परचेज की पेमेंट हो सकती है या तो क्रेडिटर की पेमेंट भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, या तो हो सकता है हम कुछ खरीद रहे हैं, या तो हो सकता है हम किसी क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, बट पेमेंट करवा किससे रहे हैं, हेड ऑफिस से करवा रहे हैं, तो अगेन परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर सन्डी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगेन दोनों एक दूसरे को डेबिट और क्रेडिट करेंगे, क्योंकि फिर से वही सीन हो रहा है कि ब्रांच का खर्चा है या ब्रांच की पेमेंट है पर कर रहा है हेड ऑफिस से, तो हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच को, बैंक को क्रेडिट कर रहा है क्योंकि उसके जेब से पैसे जा रहे हैं, और भाई इसके परचेज या इसके क्रेडिटर है तो ये डेबिट कर रहा है। ठीक है, आगे देखो, बेसिक एंट्री से बेटा, बेसिक है, सारी चीजें याद भी नहीं करनी है अपने को, क्वेश्चन पढ़ पढ़ के अपने आप बनने लग जाएगा। ठीक है, परचेज ऑफ एसेट बाय ब्रांच, तो ब्रांच ने एसेट परचेज किया, हेड ऑफिस बोलेगा मैं क्या जानूं, तो ये नो एंट्री, ये बोलेगा एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, या फिर लायबिलिटी अगर उधार में खरीदा है तो। लेकिन 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 अगर अगर ब्रांच की एसेट्स, एसेट्स परचेज बाय ब्रांच बट एसेट रिटेन्ड एट हेड ऑफिस बुक्स हुआ, तो अब ये एक स्पेशल केस है, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, और ये दोनों केसेस अपन अभी के लिए पेंडिंग रख रहे हैं। ठीक है, नहीं तो ये थोड़ा सा आज के लिए हैवी हो जाएगा, हैवी कुछ नहीं है, जब तुम लोग ये पढ़ोगे तब तुम लोगों को लगेगा अरे ये था क्या, आप उसको जबरदस्ती हैवी बोल रहे थे, तो मैं आने वाले समय में नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को बता दूंगा। अब देखो रेमिटेंस ऑफ फंड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, तो भाई ब्रांच को हेड ऑफिस पैसा भेज रही है,
हेड ऑफिस बोल रही है ये लो तुम्हारा इनाम, पैसा भेज रही है, खर्चे वर्चे करने के लिए भेजते रहती है। तो सिंपल है ना, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। ठीक है, रेमिटेंस ऑफ फंड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। अब भाई ब्रांच पूरी सेल्स वेल्स कर लेती है, तो जितना भी कलेक्शन होता है, जितना भी कलेक्शन होता है पूरा हेड ऑफिस को भेज देती है, लो ये लो इतना कमाई करके आया हूँ आज। जैसे हम लोग पैसा कमाते हैं तो हम अपने मम्मी पापा को दे देते हैं, ये लो इतना पैसा कमा के लाए हैं, तो वैसे ही ब्रांच अपनी हेड ऑफिस को दे देती है। तो यहाँ पर जो भी एंट्री यहाँ पर हुई उसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, यहाँ हो जाएगा हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच और हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू बैंक, उल्टा एंड जाएगा। और लास्ट में ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम ब्रांच टू अनदर, इसके ऊपर भी हम ये भी पेंडिंग रहेगा। ये देखो ब्लू कलर के इससे मैं हाईलाइट किया हूँ, इसका मतलब ये भी अभी पेंडिंग रहेगा। ये एक सेपरेट केस है, इसका क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है। ये जो तुम लोग को दिख रहा है ना यहाँ पर, ये अलग से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है इसका। ठीक है, टेबल वेबल बनाना पड़ता है, तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करें। बोलो इतनी एंट्री में किसी को कोई डाउट है क्या? यहां तक कि जनरल एंट्रीज में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है क्या? ठीक है, हाँ कंसाइनमेंट जैसा बोल सकते हो, अरे कुछ टफ नहीं है इसमें। मैं तुम लोग को एक बात बताऊं, मैं लिटरली बता रहा हूँ, 4 से 5 क्वेश्चन का तुम टाइम दोगे ना, अगर 4 से 5 क्वेश्चन करने के बाद इंडिपेंडेंट ब्रांच तुम्हारे खून में दौड़ने लगेगा। अभी तो नया नया है यार, अभी तो नया नया है, कुछ इसमें तुम लोगों को नया देखने को मिलेगा नहीं, कॉन्सेप्ट बस अलग है। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन के बाद इंडिपेंडेंट ब्रांच तुम बोलोगे जेब में है भैया, जेब में निकालू निकालू, जेब में है मेरे इंडिपेंडेंट ब्रांच, ऐसा बोलोगे तुम लोग। ठीक है, बोलो क्लियर है ना? यस भैया यस, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, अब इसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन है, वो बड़ा क्वेश्चन हमारा करीब करीब 1 घंटे का समय लेगा। ठीक है, जो मेरे को कराना है, और वही एक बड़ा क्वेश्चन करने के बाद तुमको इंडिपेंडेंट ब्रांच में कॉन्फिडेंस आना चालू होगा। ठीक है, डिपेंडेंट इजी है, अरे डिपेंड भाई पूरा चैप्टर ही इजी है। मैं बोल रहा हूँ तुम थोड़ा टाइम लो, कोई भी चीज को हमको समय देना होता है, टाइम देना पड़ता है। पूरा चैप्टर इजी है, ब्रांच अकाउंट पूरा चैप्टर ही इजी है, बस तुमको इसमें थोड़ा टाइम थोड़ा पेशेंस रखना है। ठीक है, आ रही बात समझ में? यस, चलो फिर आज के लिए हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे। आ रही बात समझ में बच्चा पार्टी? ठीक है, आज फर्स्ट डे था तो थोड़ा सा हम लोग इसको लाइट रखेंगे, फर्स्ट डे के हिसाब से थोड़ा लाइट रखेंगे। ठीक है, बट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू बी एग्रेसिव, वी आर गोइंग टू बी एग्रेसिव फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। ओके, यस यस, फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू बी वेरी एग्रेसिव। अब क्योंकि नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में एकदम फ्रेश माइंड से मेरे को तुम लोगों को इंडिपेंडेंट ब्रांच का एक अच्छा बड़ा क्वेश्चन कराना है, इसको बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, यस बच्चा पार्टी, ओके ओके।